हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लस अल्ट्रा बायोलॉजी। सो अभी तक इस चैप्टर में हमने माइटोसिस के पूरे पार्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर लिया था। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो कि वीडियो को देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी को पढ़ने गए तो आपको अच्छी वाली फील आई या नहीं, आप कमेंट करके बता दो। सबसे पहले ये बात, अगर फील आई है यानी कि अगर आपको क्रोमोसोम्स मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सारे क्रोमोसोम्स आपको सेल के इक्वेटर से पोल्स तक जाते हुए अगर नजर आ रहे हैं, तो मैं ये बिल्कुल मानकर चलूंगा कि आपको माइटोसिस अच्छे से समझ आ गई है। और एक बात ध्यान रखना कि माइटोसिस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज अब जब मैं मियोसिस को पढ़ाऊंगा तो उसमें हम माइटोसिस के कॉन्सेप्ट बार बार अप्लाई करेंगे। आप ये चीज देखोगे कि मैं बार बार ऐसा कहूंगा कि माइटोसिस में हमने ये कहा था, माइटोसिस में हमने ये कहा था। सो बेहतर यही होगा कि माइटोसिस को आप अच्छी तरह से रिविजन करने के बाद ही इस लेक्चर में आना। इसी के साथ एक और पॉइंट जो मैं उन बच्चों के लिए कहूंगा जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर इस वीडियो पे सीधे सीधे आ गए, माइटोसिस नहीं देखा, आप इस वीडियो को कंटिन्यू सिर्फ तब करना जब आप बिल्कुल श्योर हो कि आपको माइटोसिस अच्छे से आती है। अगर आप 1% भी इस चीज को लेके अनश्योर हो, माइटोसिस में कोई बात को लेके, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि पहले 3 वीडियो बना रखे हैं, लिंक में आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप पीछे जाना, सारी वीडियोस को देखना, भले आप फास्ट करके देख लेना, अगर आपको स्पीड थोड़ा स्लो लगता है तो उसको 1.25 1.5 करके देख लेना स्पीड, बट सारे वीडियोस को देख के यहां पे आना। इसी के साथ अगर मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, बट उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में साइटोकाइनेसिस को पढ़ लिया था। अगर उसके मैं एक आधे सवाल पूछूं, इक्का दुक्का, ज्यादा कुछ खास बताया नहीं था, बट फिर भी अगर मैं पूछूं तो आप मुझे ये बता दो कि एनिमल सेल में सेंट्रीपिटल ऑर्डर में साइटोकाइनेसिस होती है या सेंट्रीफ्यूगल में। इसी तरह से प्लांट में कौन सा ऑर्डर में साइटोकाइनेसिस होती है, ये आप बता सकते हो क्वेश्चन के तौर पे। या फिर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि गोल्जी एपरेटस जब इक्वेटर पे आते हैं, स्पिंडल के इक्वेटर पे, तो वो कौन सा केमिकल डिपॉजिट करके जाते हैं, आप ये बता सकते हो। या फिर थर्ड क्वेश्चन अगर मैं आपको ये पूछूं कि मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन के लिए एनसीईआरटी में कौन सी टर्म दी हुई है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस का बिल्कुल प्रॉपर्ली आंसर कर पाए हो, बहुत ही वन वर्ड क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे, तो आपको साइटोकाइनेसिस अच्छे से याद है, आपको फिक्र करने की नीड नहीं, आप लेक्चर में आगे बढ़ो। बट अगर नहीं कर पाए आप आंसर, तो फिर मेरे साथ बैठ के सब रीकैप करो। तो हमने सबसे पहले यह पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि हम कैरियोकाइनेसिस के बाद करवाते हैं। कैरियोकाइनेसिस विच इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट डाल के ये कही थी कि चाहे प्लांट का सेल हो, चाहे एनिमल का सेल हो, हर सेल में साइटोकाइनेसिस उसके स्पिंडल के इक्वेटर से होगी, उसके सेल के इक्वेटर से मैं नहीं कहूंगा, उसके स्पिंडल के इक्वेटर से साइटोकाइनेसिस होगी। फिर हम आ गए थे एनिमल के साइटोकाइनेसिस में। हमने कहा था कि यहां पे फरो या फिर क्लीवेज मेथड होता है। इसमें हमने ये कहा था कि उस सेल के स्पिंडल के इक्वेटर पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन होगा और वो रिंग धीरे धीरे श्रिंक करता जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अल्टीमेटली मुझे 2 सेल्स नजर आ जाएंगे। जब वो रिंग श्रिंक करेगा तो मुझे फरो या फिर क्लीवेज एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसी से इसका नाम पड़ता है, इस मेथड का नाम। और साथ ही क्योंकि यहां हम बाहर से अंदर की ओर मूव कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस में, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा सेंट्रीपेटल ऑर्डर में साइटोकाइनेसिस है। एंड एंड में मुझे 2 सेल्स मिलेंगे, 2 डॉटर सेल, जिसका साइज पेरेंट सेल के साइज के अकॉर्डिंगली हाफ होगा उसके रिस्पेक्ट में। बट ध्यान रखने वाली बात कि न्यूक्लियस का साइज सेम होगा, पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों का न्यूक्लियस का साइज सेम, और अगर ओवरऑल में सेल का साइज देखूं तो हाफ हो जाएगा। यहां पे एक और बात हमने ये कही थी कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मेरे क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, जो सिंगल सेल वाले होते हैं, उनमें इसी प्रोसेस से साइटोकाइनेसिस होती है। फिर हमने प्लांट के साइटोकाइनेसिस में कहा था कि यहां पे क्लीवेज मेथड पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहां पे एक हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सो हमने यहां पे ये कहा था कि हम यहां पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे। ये कैसे करेंगे जरा फटाफट देख लेते हैं। इसमें हमने ये कहा था कि स्पिंडल के इक्वेटर पे जो हमने कुछ कुछ स्पिंडल फाइबर छोड़ दिए थे साइटोकाइनेसिस के एंड में आके, उस स्पिंडल फाइबर वो सारे के सारे अब फ्रैग्मोप्लास्ट बना देंगे, और फिर वो फ्रैग्मोप्लास्ट गाइड करेगा गोल्जी एपरेटस को कि वो आए और स्पिंडल के इक्वेटर पे आके वो कैल्शियम पेक्टेट डिपॉजिट करके जाए। एंड दैट कैल्शियम पेक्टेट विल फॉर्म दी सेल प्लेट, या फिर आप उसको मिडिल लैमेला भी कह सकते हो। एनसीईआरटी कहती है कि सेल प्लेट इज द प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल, यानी कि अगर आप अंदर की ओर मूव करोगे तो आपको सबसे बाहर में कैल्शियम पेक्टेट या फिर मैं कहूं उसका मिडिल लैमेला मिलेगा, उसके अंदर आओगे तो सेल वॉल मिलेगा, और सबसे अंदर में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता हुआ नजर आएगा। और यहां पे हम प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस भी बनाते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। यहां पे क्योंकि हम सेल प्लेट का फॉर्मेशन अंदर से बाहर की ओर लेके जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि लैटरल वॉल को जाके वो टच करता है, इसीलिए यहां पे सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस होती है। इसके बाद हमने यहां पे ये पढ़ा था कि
उन सेल्स में जिनमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, यहां पे एक मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होगा जिसको हम सिंसीटियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हमने ये कहा था कि कोकोनट वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं वो मेरा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। कोकोनट वाटर ऑफ द टेंडर कोकोनट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुई होती है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रखी होती है। बट जैसे ही साइटोकाइनेसिस होती है या मैं कहूं कि सेल्यूलराइजेशन होता है उनका, तो वैसे ही सारे के सारे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं, प्रॉपर्ली सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, एटसेट्रा। इसके वजह से मुझे सारे अलग अलग सेल मिलते हैं और यहां पे उसको मैं कहता हूं कि वो मेरा व्हाइट ईडेबल पार्ट, जिसे एनसीईआरटी कहती है कि वो कर्नल है। 12th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट इज अ व्हाइट ईडेबल पार्ट और कर्नल ऑफ द कोकोनट, जिसको हम यहां पे सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। मुझे उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल कि सिनोसिटिक फंजाई होता है जिसके पास सिनोसिटिक हाइफे होते हैं। सिनोसिटिक हाइफे क्या है? सिनोसिटिक हाइफे वो हाइफे है विच आर फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। इसके बाद हमने बात करी थी कि अगर साइटोकाइनेसिस एसिमेट्रिक तरीके से हो तो फिर क्या होगा। यहां पे हमने सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे ये कहा था कि माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होकर हम पोलन ग्रेन बनाते हैं। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर में माइटोसिस करते हैं, पोलन ग्रेन मिलता है। यहां पे हम करते क्या है, हमने वहां पे ये देखा था कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज वैक्यूल सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम्स वगैरह सबका सब पुश हो जाता है सेल के कॉर्नर में, जिसके वजह से जो सेल का, मैं कहूंगा कि सेल का इक्वेटर और स्पिंडल का इक्वेटर अब एक दूसरे के ऊपर लाइन नहीं कर रहे। स्पिंडल का इक्वेटर कॉर्नर की तरफ में आ गया है और अब उस इक्वेटर से, स्पिंडल के इक्वेटर से डिवीजन होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मुझे दो साइज के सेल मिलेंगे, एक सेल बड़ा होगा, एक सेल छोटा होगा, जिसको हम वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स कहते हैं रिस्पेक्टिवली। यहीं पे हमने इसीलिए ये चीज कंक्लूड किया कि हमेशा स्पिंडल के इक्वेटर पे साइटोकाइनेसिस होगी, सेल के इक्वेटर पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। और एग्जांपल्स हमने 12th में से ये कहे थे कि 12th में से एग्जांपल हमने सबसे पहले एक और ये देखा था कि oogenesis अगर हम स्टडी करें, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन फीमेल, अगर ह्यूमन फीमेल्स की आप बात करो तो वहां पे फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बाद मुझे एक पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी और मुझे सेकेंडरी oocyte मिलते हैं। तो सेकेंडरी oocyte साइज में बड़ा होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी साइज में छोटा होता है। इसी तरह से सेकेंडरी oocyte के सेकंड मेयोटिक डिवीजन के बाद मुझे ओवम और सेकंड पोलर बॉडी मिलता है। तो अगेन यहाँ पे साइज वो वेरी करते हैं, तो यहाँ पे भी एसिमेट्रिक साइटोकाइनेसिस वाली बात है। इसी तरह से मैंने आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल में फ्रॉग के एम्ब्रियो की बात भी बताई थी, कुछ पिक्चर्स भी दिखाए थे माइक्रोग्राम में साइड में, तो उन चीजों को भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हमने फटाफट माइटोसिस के सारे इंपॉर्टेंस को स्टडी करा था, जिसमें हमने ये कहा था कि माइटोसिस में हम वेरिएशन क्रिएट नहीं होने देते, माइटोसिस में वेरिएशन नहीं होता, बट हम ये कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में हल्का फुल्का वेरिएशन हो सकता है अगर रेप्लिकेशन में थोड़ा सा एरर आ गया हो तो। फिर हमने ये कहा था कि माइटोसिस सारे प्लांट्स में हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों सेल में होती है, वेयर एज एनिमल्स में सिर्फ हैप्लॉइड सेल में होती है। इस चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच ये था कि एनसीईआरटी के लाइंस में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, तो वो चीज आप बिल्कुल अच्छे से रिकैप करना और एनसीईआरटी की जाके उन लाइनों को भी पढ़ लेना, क्योंकि उसने 3rd पेज के 2nd पैराग्राफ में कुछ बातें लिख रखी हैं, वेयर जो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस वाला पार्ट है उसमें उसने थोड़ी सी अलग बातें लिख रखी हैं, बट उसकी पूरी मीनिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दी थी। इसके बाद हमने ये कहा था कि माइटोसिस सेल के रिपेयर में हेल्प करता है, जो वोर्न आउट सेल होते हैं उसको रिप्लेस करता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें माइटोसिस की वजह से ग्रोथ भी कॉज हो रहा होता है, हम ये कह सकते हैं। एंड लास्टली हमने ये कहा था कि माइटोसिस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करता है, जो कि अदरवाइज डिस्टर्ब हो जाता है सेल के ग्रोथ की वजह से। इसी के साथ हमने पिछले लेक्चर का रिकैप कर लिया पूरी तरह से कंप्लीट। तो आज के लेक्चर को शुरू करें उससे पहले कुछ अच्छे काम आप भी कर लो, और वो है वीडियो को कर दो लाइक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और साथ ही इस वीडियो को कर देंगे शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड क्लास शुरू करने से पहले अभी पेन, पेंसिल, नोटबुक और जितनी भी चीजें मिल रही हैं, वाटर कलर, क्रेयॉन, स्केच पेन, जो भी मिल रहा है सब लेकर बैठेंगे और अखंड वाले नोट्स बनाएंगे, ताकि बाद में उस नोट्स को पढ़ के बिल्कुल मजे आ जाए। और साथ ही एनसीईआरटी लेकर बैठेंगे, ताकि जब मैं चीजें पढ़ाऊं मैं कहूं कि एनसीईआरटी में ये लाइन है, एनसीईआरटी ये कहती है, तो आप एनसीईआरटी से पूछना कि एनसीईआरटी तू कैसे कहती है, और उसको खोल के चेक करना कि कहां एनसीईआरटी कहती है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मियोसिस, एंड मियोसिस में स्पेसिफिकली मियोसिस 1 को पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ी देर में हम ये चीज देखेंगे क्या मियोसिस 1 है, क्या मियोसिस 2 है, तो हम इस चीज को देखना शुरू करते हैं। बट मियोसिस में पढ़ाऊं उससे पहले आप जरा मुझे ये बताओ कि अभी तक हम माइटोसिस कर रहे थे, माइटोसिस में सारी चीजें समझ आ रही थी, अपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, G1, S, G2 सारी चीजें हमने कर ली, और वहां पे चीजें समझ भी आ रही थी, चीजें इजी सी भी थी, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा भी लग रहा था कि माइटोसिस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऐसा क्या हुआ अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें माइटोसिस से मियोसिस में स्विच करने की नीड पड़ गई? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक फीचर रहा होगा या कोई एक ऐसा क्राइटेरिया रहा होगा जो माइटोसिस फुलफिल नहीं कर पा रहा था? उसी के लिए, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करवाने के लिए मुझे किसी नए टाइप के सेल डिवीजन की नीड पड़ गई, जिसको हम मियोसिस कह रहे हैं। जरा आप सोच कर देखो कि क्या हो सकता है वो क्राइटेरिया, क्यों मुझे मियोसिस करवानी पड़ गई। अगर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूं तो
शायद आप ये बताओगे आप में से कुछ कि भैया गैमेट का फॉर्मेशन करवाने के लिए मियोसिस करवा रहे, तो मैं कहूंगा कि ठीक है गैमेट का फॉर्मेशन करवा रहे, बट वो वन साइड ऑफ द स्टोरी है और साथ ही वो कंप्लीट भी नहीं है। ये बात कैसे, ये बात इनकम्प्लीट है, अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, तो वो फीचर है मेरा वेरिएशन का फॉर्मेशन करना, यानी कि वेरिएशन को क्रिएट करना। कैसे, ये चीज देखेंगे। हमने अभी तक ये पढ़ा इस चैप्टर में कि माइटोसिस होती है, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, उसके बाद अगेन वो डिवाइड करते जाता है और चीजें कैरी आउट होती हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात हमने ये भी देखी कि इस पूरे प्रोसेस में वेरिएशन कहीं भी क्रिएट नहीं होता। अगर वेरिएशन क्रिएट हो भी रहा है, वो वेरिएशन मेरे डीएनए रेप्लिकेशन में एरर की वजह से होता है, जो कि बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, तो हम उसको ना मात्र ही मानकर चलेंगे। तो हमने ये देखा था कि एक डिप्लॉयड सेल अगेन दो डिप्लॉयड सेल बना रहा है, उसके बाद फर्दर वो डिवाइड करके 4 बना रहे हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो वेरिएशन क्रिएट नहीं हो रहा। तो अब हमारे पास एक सवाल आया कि वेरिएशन क्रिएट करना है। इस पे आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि वेरिएशन क्रिएट क्यों करना है, मैं वेरिएशन के पीछे इतना पागल क्यों, वेरिएशन का करेंगे क्या हम। तो इसका आंसर ये है कि वेरिएशन चाहिए मुझे, क्योंकि वेरिएशन के वजह से ही इवोल्यूशन होता है। और इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टेंटली इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारा है। तो एज अ बायोलॉजिकल एंटिटी अगर हम इवॉल्व ना करें तो हम कोप अप नहीं कर पाएंगे उन चीजों के साथ और हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए आप, मैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें टाइम के साथ इवॉल्व होने की नीड है, इसीलिए मुझे वेरिएशन भी चाहिए। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये आया वेरिएशन क्रिएट करने के लिए। मैं आपको एक ऑप्शन ऐसा दे सकता हूं कि एक काम करते हैं, हम 2 अलग अलग सेल्स को लेते हैं, वो सेल हल्के हल्के से डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, और एक साथ उनको कंबाइन करवा देते हैं। तो मुझे एक सेल में वेरिएशन मिल गई 2 अलग अलग सेल्स की, और उसके बाद इस सेल की हम फर्दर माइटोसिस करवा देते हैं, और उसके बाद उससे हम बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं। तो मुझे उन सारे सेल्स में बेसिकली मुझे वेरिएशन देखने को मिल गया, इसके मुकाबले ज्यादा वेरिएशन देखने को मिली। तो आप सोच सकते हो कि हाँ ये तरीका है बिल्कुल, बट इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि शुरुआत में मान के चलते हैं ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने 2 डिप्लॉयड सेल लिए, यहाँ एक डिप्लॉयड सेल लिया, यहाँ एक डिप्लॉयड सेल लिया। इसको जब आपने फ्यूज करवाया तो मुझे टेट्राप्लॉयड सेल मिल गया, और जब आप इसकी माइटोसिस करवाओगे तो सारे के सारे सेल जितने भी मिलेंगे आपको उसके टेट्राप्लॉयड सेल्स मिलेंगे। तो प्लॉयडी तो मेंटेन ही नहीं हुई, क्रोमोसोम के नंबर ही हमने बिगाड़ दिए, तो फिर वेरिएशन का लेके करेंगे क्या हम यहाँ पे। तो ये चीज कैंसिल हो गया, ये चीज हम नहीं कर पाए क्योंकि ये चीज वैलिड नहीं बैठ रहा। इसके बाद जरा देखो हमारे पास एक और ऑप्शन क्या बचता है। अब हम क्यों ना ऐसा करें कि हम डिप्लॉयड सेल्स में एक स्पेशल टाइप की डिवीजन करवाए, जिसके रिजल्ट के तौर पे मुझे हैप्लॉयड सेल्स मिल जाएंगे, एंड देन जब मैं उन हैप्लॉयड सेल्स को फ्यूज करवाऊंगा तो मुझे वापस एक डिप्लॉयड सेल मिल गया। अब आप करवा लो इस डिप्लॉयड सेल की माइटोसिस जितनी मर्जी, आपको अगेन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी मिल गया, और साथ ही हमने क्या देखा कि यहां पे इन दोनों के वेरिएशन को भी हमने यहां पे मिक्स कर दिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन सेल्स में वेरिएशन है जो कि माइटोसिस में पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मुझे मियोसिस करवानी है क्योंकि मुझे वेरिएशन चाहिए। और साथ ही मियोसिस ये भी करता है इस डिवीजन के टाइम पे, कुछ स्टेप्स मियोसिस में ऐसे होते हैं, पर्टिकुलरली हम 2 स्टेप पढ़ते हैं जो आज पढ़ाऊंगा, उन 2 स्टेप्स के वजह से यहां पे ढेर सारी वेरिएशन क्रिएट होती है। जब हम इस डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनाते हैं तो मुझे ढेर सारा वेरिएशन देखने को मिलता है 2 स्टेप्स में। तो वो वेरिएशन हम यहां पे लाके उसको ऐड ऑन कर रहे हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच मुझे जो सेल्स मिल रहे हैं उसमें वेरिएशन है। बट अब एक एक्स्ट्रा चीज यहां पे ये समझो कि एनसीईआरटी आपको ये कहती है कि मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड फेज इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉयड फेज। तो एक सवाल आप मुझसे यहां पे ये पूछ सकते हो कि भैया यहां पे हैप्लॉयड फेज क्यों कर रहे हैं, सीधे सीधे गैमेट लिखो, बात खत्म। हम ये कह देंगे मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, गैमेट बना रहा है मियोसिस, बात खत्म, क्योंकि हम जानते हैं मियोसिस से गैमेट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये हैप्लॉयड फेज क्यों लिखा, तो इस चीज पे जरा हम लाइट डालते हैं कि इस हैप्लॉयड फेज का मीनिंग क्या है, हम इसको फटाफट समझते हैं। तो अब हमें समझना ये है कि एनसीईआरटी ने हैप्लॉयड फेज क्यों कहा, उसने सीधे सीधे गैमेट क्यों नहीं लिख दिया। तो इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि अगर आप एनिमल सेल्स की बात करो तो वहां पे हम ये कहते हैं कि उसमें मेल जर्म सेल्स होते हैं हमारे एनिमल्स में, मेल जर्म सेल्स में होती है मियोसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मुझे कुछ सेल्स मिलते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले लेक्चर के एंड में भी पढ़ाया है, इनफैक्ट पिछले लेक्चर में भी ये चीज को पढ़ाया था मैंने कहीं ना कहीं। इन सेल्स के नाम क्या होते हैं वो मैं अभी नहीं बता रहा, वो हम 12th में स्टडी कर रहे होते हैं, इसको हम स्पर्मेटेड कहते हैं, बट अभी नाम हमें याद रखने की नीड नहीं है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ मेल जर्म सेल्स होते हैं, ये डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। इसकी जब मैंने मियोसिस करवाई तो मुझे कुछ सर्टेन सेल्स मिले जिसका कुछ एक सर्टेन XYZ नाम है। इन सेल्स में अब जब हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो मुझे मिलेगा स्पर्म जो कि मेरा गैमेट है, ये स्पर्म मेरा मेल का गैमेट है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मियोसिस के वजह से मुझे स्पर्म मिलता है एनिमल्स में,
यानी कि मियोसिस के वजह से मुझे गैमेट मिलता है। यहां पे आप डिफरेंशिएशन को ऐसे मत समझ लेना, डिफरेंशिएशन इज नॉट अ सेल डिवीजन। यहां पे सिर्फ इतना होता है कि ये जो सेल्स है ये स्पेशलाइज होते हैं और उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं जिसको आप स्पर्म कह रहे हो। तो ये कोई डिवीजन नहीं है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि मियोसिस के वजह से यहाँ गैमेट मिल रहा है। बट अब प्लांट्स में इस चीज को गौर से देखो कि प्लांट्स में मेरे पास कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। मैंने ये कहा एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनमें होने वाली मियोसिस के वजह से मुझे माइक्रोस्पोर मिलेगा, यानी कि ये डिप्लॉयड इन नेचर, वेरएज माइक्रोस्पोर मेरे हेप्लॉयड इन नेचर। बट अब कैच यहीं पे है जो मैंने पहले बहुत बार समझाया है कि माइक्रोस्पोर में होती है माइटोसिस, इसके वजह से मुझे पॉलन ग्रेन मिलते हैं और इन पॉलन ग्रेन में होता है मेरा मेल गैमेट। तो क्या आपको ये चीज नजर आ रही है कि यहां पे मेल गैमेट मुझे मियोसिस के वजह से मिल रहा है? सोचो इस चीज को जरा, एक मिनट ध्यान से सोचना। मैंने यहां पे ये कहा कि प्लांट्स के केस में गैमेट मुझे माइटोसिस से मिल रहा है। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये पूछे कि नहीं भैया मियोसिस तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ माइटोसिस क्यों बोल रहे हो? तो इस चीज को आप जरा ऐसे समझ लो कि मान लो मैं हूं, मेरा नाम है अनुज, तो अनुज ने मान लो अभिषेक को 100 रुपए दिए, ठीक है। अभिषेक ने उन 100 रुपए को लेकर उसने उसको आदर्श को दे दिया। तो यहां पे हमने क्या देखा, आदर्श को तो यही पता है ना कि उसको 100 रुपए अभिषेक ने दिए, उसको थोड़ी पता है कि अनुज ने दिए। भले ही वो 100 रुपए मेरे जेब से गए बट दिए तो आदर्श को अभिषेक ने। समझा हमने यहां पे ये कि हम इमीडिएट कॉजेटिव प्रोसेस को देख रहे होते हैं। मियोसिस पीछे हो रही है, अच्छी बात है, बट इमीडिएट प्रोसेस तो माइटोसिस है ना, जिसकी वजह से मुझे मेल का गैमेट मिल रहा है यहाँ पे प्लांट में। देयरफॉर मैं ये कहूंगा कि प्लांट्स के केस में माइटोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, वेरएज इसी तरह से फीमेल गैमेट भी कह सकते हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ मेल के लिए लिखा है, बेसिकली हम गैमेट की बात कर रहे होते हैं। वेरएज एनिमल्स में मियोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इसीलिए इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना। अब हो सकता है आप ये सोचो कि यहां पे तो मैंने माइक्रोस्पोर वगैरह बेसिकली एंजियोस्पर्म की बात कर दी, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर के एंड में भी हायर प्लांट्स जब कहा था, थर्ड लेक्चर में भी मैंने कहा था, तो एंजियोस्पर्म के लिए कहा था। तो हो सकता है आप सोचो कि एल्गे, ब्रायोटेरिडो इनमें कुछ अलग हो रहा हो, बट ये चीज जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रॉपरली दिखा दूंगा कि हर एक प्लांट में गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस के वजह से होती है, मियोसिस की वजह से नहीं होती। तो इस चीज को नोट डाल के लिख दो कि एनिमल है तो मियोसिस गैमेट बनाएगा, प्लांट है तो माइटोसिस गैमेट बना रहा होगा। इतनी बातें हमें समझ आ गई हो। हमने अभी तक किया क्या, हमने सबसे पहले ये कहा कि माइटोसिस करवा रहे थे बट उसमें वेरिएशन क्रिएट नहीं हो रही थी, हमें वेरिएशन की नीड आई। तो हमने ये कहा कि 2 सेल्स को एक साथ ले आओ, इकट्ठा कर दो, एक सेल बनाओ फ्यूज करके, उसमें वेरिएशन आ जाएगी बहुत सारी। बट एक दिक्कत की बात यहां पर ये हुई कि क्रोमोसोम के नंबर गड़बड़ हो गए, मैं प्लॉइडी मेंटेन नहीं कर पाया। तो मैंने ये कहा कि मियोसिस डिवीजन करवा दो, उससे होगा ये कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर जब हाफ हो गया, यानी कि आप 2n से n पे ले आए, तो आप उन 2n वाले सेल्स को फ्यूज करवाओगे तो मुझे वापस 2n मिल जाएगा। तो यहां पे हमने क्या देखा, क्रोमोसोम का नंबर भी मेंटेन हो गया और मुझे वेरिएशन भी क्रिएट हो गई। साथ ही मियोसिस में कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे, पर्टिकुलरली 2 स्टेप होते हैं, वो 2 स्टेप ऐसा करेंगे कि ढेर सारा वेरिएशन बना देंगे। वो ढेर सारा वेरिएशन अब जब आप इकट्ठा कर रहे हो तो आपको जो रिजल्टेंट सेल मिल रहा है, जिसको आप जाइगोट कहते हो फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें मुझे बहुत सारा वेरिएशन मिल जाता है। बट यहां पे हमने फिर ये भी कहा, अगर हम इसको कलेक्टिवली देखें, आपको अगर वो पूछता है एग्जाम में कि मियोसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ट्रू या फॉल्स, आप उसको बिल्कुल ट्रू मार्क करके आना। बट कभी भी अगर वो आपको इंडिविजुअली पूछे कि जरा प्लांट में बता दो कि मियोसिस गैमेट बना रहा है कि नहीं, तो आप उसको बिल्कुल फॉल्स मार्क करोगे, क्योंकि प्लांट्स में माइटोसिस गैमेट बनाता है। अगर वो आपको इन जनरल पूछे तो हाँ अच्छी बात है, मियोसिस से मुझे गैमेट मिल रहे हैं हमेशा, बट अगर स्पेसिफिकली पूछे तो ध्यान रखोगे। इसके बाद हम फर्दर और कुछ फीचर्स को देख लेते हैं, बेसिक फीचर मियोसिस के। हम ये कहेंगे कि मियोसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स, और ये चारों सेल हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में कहा कि मियोसिस क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देती है, यानी कि डिप्लॉइड से आप हैप्लॉइड पे ले आए। और साथ ही माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बन रहे थे, बट मियोसिस में 4 डॉटर सेल बन रहे हैं जब मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अगर मैं उसको साइकिल में बनाकर देखूं तो हम यहां पे क्या देखेंगे, सबसे पहले जीवन फेज रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कोई भी डिवीजन करवाओ, सेल का डिवीजन करवाओ, उससे पहले इंटरफेस तो करवाओगे, इंटरफेस करवाए बिना डिवीजन कैसे करवाओगे। तो जीवन के शुरुआत में अगर मैं हमारे सेल्स की बात करूं, जो मेरे मेल जर्म सेल्स होते हैं, अब मैं गैमेट बोलकर चलूंगा तो आप इस चीज को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि यहां पे अभी समझाया है कि गैमेट मियोसिस यहां पे नहीं बना रहा था प्लांट में, बट अभी हम इन जनरल गैमेट लेकर चलेंगे। तो अगर मैं अब आपको ये कहूं कि मेरे यहाँ पे मेल जर्म सेल्स हैं जो कि मेरे डिप्लॉयड इन नेचर है, तो उसकी प्लॉइडी मैं 2n से लिखूंगा और साथ ही उसमें डीएनए का अमाउंट मैं 2c से लिखूंगा।
इसको हम कैसे लिखते हैं मैंने आपको पहले लेक्चर के एंड में बता दिया था, जब प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम्स और वहाँ पे मैं अमाउंट को डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पे आप जाके इस चीज़ को देख सकते हो अगर आपको चीज़ क्लियर ना हो तो हमने यहाँ पे क्या कहा 2n और 2c। इसके बाद हम करवाएंगे एस फेज। एस फेज में अभी तक बच्चे को पता चल जानी चाहिए कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए को रेप्लिकेट करवाओगे यानी कि डीएनए का अमाउंट डबल करवाओगे, डीएनए का अमाउंट डबल, बट यहां पे प्लॉइडी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले भी उतने थे अभी भी उतने हैं। तो अगर मैं यहां पे कहूं कि 46 क्रोमोसोम्स है हमारे एक डिप्लॉइड सेल में, 46 2n इक्वल्स टू 46 और यहां पे 2c कंडीशन है, तो यहां पे भी 46 क्रोमोसोम्स ही हैं बट 4c कंडीशन है, यानी कि डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है, जो कि हमने पढ़ा था उस टाइम पे पहले लेक्चर के एंड में कि एक सिस्टर क्रोमैटिड आ गई है, उस पहले वाले क्रोमैटिड के साइड में एक सिस्टर क्रोमैटिड आ चुका है। अब G2 के बाद हमें 2 डिवीजन करवाने हैं, पहला डिवीजन मियोसिस 1, दूसरा डिवीजन मियोसिस 2। मियोसिस 1 में हम क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देंगे इस पॉइंट पे आके, यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 46 से हम 23 कर देंगे, 46 क्रोमोसोम यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन, यहां से मैंने क्रोमोसोम के नंबर को कर दिया हाफ मियोसिस 1 में, तो मैंने यहां पे 23 यानी कि n लिख दिया क्योंकि यहां पे 2n लिख रहा था। और साथ ही अगर आप ये सोचो 46 क्रोमोसोम्स थे तो मैंने ये कहा था कि अमाउंट मेरे डीएनए का 4c है, तो जाहिर सी बात है कि अगर 23 क्रोमोसोम्स में लिखता हूं तो डीएनए का अमाउंट भी तो हाफ हो रहा है, डीएनए का अमाउंट कितना होगा 2c, जो कि हमने यहां पे लिख दिया। मियोसिस 1 करवाई, उसके बाद हम करवाएंगे मियोसिस 2। सो मियोसिस 2 में हम ये कहते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है, क्रोमोसोम का नंबर जो हाफ करने का काम है वो मियोसिस 1 में होता है। कैसे होता है ये हम आगे जाके देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सो मियोसिस 2 में अगर मैं कह रहा हूं कि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन, तो यहां भी 23, यहां पे भी 23, यहां पे भी n लिखा इसलिए यहां पे भी n लिखा, बट अमाउंट ऑफ डीएनए आधा हो जाता है मियोसिस 2 में भी, तो यहां पे अगर मैं 2c लिख रहा हूं तो यहां पे मैं c लिखूंगा। इसका मतलब 2n इक्वल्स टू 2c से हम चले थे, डीएनए रेप्लिकेट करवाया, 2n और 4c पे हम लेकर आए, उसके बाद हमने उसको हाफ किया यानी कि n, 2c पर लेकर आए, उसके बाद हमने डीएनए के अमाउंट को सेकेंड टाइम हाफ किया और हम उसको n, c पे लेकर आए। अब यहां पे थोड़ी थोड़ी कैच वाली बातें उनको ध्यान से समझना। सबसे पहला ये कि मैंने यहां पे बीच पे जगह क्यों छोड़ा है, ऐसे अच्छा सा लग रहा था इसलिए जगह छोड़ दिया मैंने, बीच में एक जो जगह छोड़ा है यहाँ पे कुछ होगा, क्या होगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। यानी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में कुछ होता है, यहाँ पे एक स्टेज होता है जिसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 2n और 2c से शुरुआत करी थी आपने और n और c पे आप लाके एंड कर लो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एक चीज बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, और अगर समझ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एक डेप्थ में बात बता रहा हूं, जनरली इतने डेप्थ में एग्जाम में पूछता नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल बात है इसलिए बता रहा हूं। एक स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं कि मियोसिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल, मियोटिक डिवीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। जरा इस पे सोचो कि मैंने ये क्या बात कही। मैंने ये कहा कि मियोटिक डिवीजन जो होता है वो सेल साइकिल का पार्ट नहीं होता। साइकिल हम किसको कहते हैं, जब हम माइटोसिस के लिए ये साइकिल ड्रॉ कर रहे थे, मैंने साइकिल क्यों ड्रॉ करी थी, क्योंकि मैं जहां से चला था एंड में वहीं पर आकर पहुंच रहा था, इसलिए हमने कहा था कि एक सेल में माइटोसिस करवाई 2 सेल बनाए, उसमें फिर माइटोसिस करवाई 4 बनाए, फिर माइटोसिस करवाई उसका डबल हुआ। तो हम एक सेल में लगातार माइटोसिस करवा सकते हैं, उसको माइटोसिस करवा रही है फिर डॉटर में माइटोसिस करवा रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं साइकिल। जहां से शुरू किया वापस वहीं उसी कंडीशन पे आके पहुंच गए, ऐसा माइटोसिस में कर रहे थे। बट जरा मियोसिस में देखो, हमने शुरू 2n और 2c से किया बट खत्म तो n और c पे कर रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस सेल की दोबारा से मियोसिस करवा दो, क्या ये पॉसिबल है? सोचो जरा, पॉसिबल तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे 46 क्रोमोसोम थे तो आपने लाके उसको यहां पे हाफ कर दिया था। ये देख लो 46 क्रोमोसोम, यहां पे 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम, मैं यहां पे लिख देता हूं 46 क्रोमोसोम है, 2n है यहां पे तो वो भी 46, तो यहां पे लाके मेरे पास एक गुंजाइश थी कि मैं उसको हाफ कर दूं और 23 बना दूं। बट अब इस 23 क्रोमोसोम्स को मैं वापस लाके यहां पे हाफ कैसे करूंगा? क्रोमोसोम के नंबर को आप पॉइंट में तो नहीं लिख सकते, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि पॉइंट में लगा दिया हमने क्रोमोसोम्स, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने इससे एक चीज समझा कि मियोटिक सेल डिवीजन जो होता है वो सेल साइकिल का पार्ट नहीं होता। हाँ, मैंने इसको यहाँ पे साइकिल में ड्रॉ किया है बट प्रॉपर्ली अगर आप सोचो इस चीज को तो वो साइकिल का पार्ट नहीं होता, हम उसको नहीं ड्रॉ कर सकते। एक तरह से देखा जाए तो ये साइकिल बनाना गलत है यहाँ पे, बट फिर भी समझाने के पर्पज से मैंने इसको ड्रॉ किया यहाँ पे। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ये चीज मैं रिपीट करूंगा, एग्जाम में नहीं पूछता बट कॉन्सेप्चुअल है इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसीलिए हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि मियोसिस अकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सेल, क्योंकि अभी हमने देखा कि हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होती, इसीलिए तो हमने कहा था कि साइकिल का पार्ट नहीं होता हमारा जो मियोटिक सेल डिवीजन होता है। इसके बाद अब हम फटाफट मियोसिस के स्टेप्स को देखते हैं कि मियोसिस 1 क्या है,
मियोसिस 2 क्या है, फर्दर ये कौन कौन से स्टेप्स में डिवाइडेड है, और साथ ही यहाँ बीच में जो चीज़ छोड़ रखी थी, अच्छा लग रहा था इसलिए बना दिया था, तो उसको भी जरा फटाफट डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ क्या है। बट इससे पहले आप ये सारा कॉपी कर लो अपने नोटबुक में। तो अब हम फेजेस ऑफ मियोसिस पे फटाफट आ जाते हैं। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि मियोसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मेरा मियोसिस 1 और दूसरा मेरा मियोसिस 2, जो कि अभी आपको मैंने उस साइकिल में ये चीज़ ड्रॉ करके दिखाया था कि पहले एक फर्स्ट डिवीजन होता है जिसको मियोसिस 1 कहते हैं, फिर सेकंड डिवीजन होता है जिसको मियोसिस 2 कह रहे होते हैं। मियोसिस 1 विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस फेजेस विच आर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। तो क्या आपको ये चीज़ नजर आ रही है कि यहाँ पे ये जो फेजेस के नाम है ये माइटोसिस से मिलते जुलते हैं। माइटोसिस में क्या पढ़ाया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यहाँ पे सिर्फ उनके आगे 1 1 1 1 लगा दिया। तो यही मैं कह सकता हूं जो शुरुआत में आपको कहा था कि पहले माइटोसिस प्रोसेस आई, उसके बाद माइटोसिस में हमने इवोल्यूशन करवाया, उस प्रोसेस को हमने एडवांस किया, जिसके वजह से मुझे मियोसिस का प्रोसेस मिला, और इसीलिए हमने उनके नामों को भी एक जैसा ही रखा है कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, हमने कोई बहुत ज़्यादा अलग नाम नहीं दे दिए। इसके बाद हम कहेंगे मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 शुरू होने से पहले जो टाइम पीरियड होता है उसको हम इंटरकाइनेसिस का नाम देते हैं। इंटरकाइनेसिस लिख रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेना, वर्टिकली लिख रखा है। इंटरकाइनेसिस में भी जाहिर सी बात है कि कुछ कुछ चेंजेस होती होंगी, जो कि मैं आपको मियोसिस 1 के एंड में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या चेंजेस होती हैं। फिर हमने ये कहा कि मियोसिस 2 आ जाएगा। सो मियोसिस 2 के फेजेस को नाम कैसे देंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। तो अब अगर मैं इस पॉइंट के बाद आपको कहूं कि मेटाफेज में ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, तो समझ जाना कि मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं। बट अगर मैं कहूं मेटाफेज 1 में ऐसे ऐसे चेंज हो रहे हैं, यानी कि मैं मियोसिस 1 की बात कर रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं मेटाफेज 2 किसी भी चीज के आगे 2 लगाऊं तो आप समझ जाना कि मियोसिस 2 की बात हो रही है। वेरएज़ अगर नंबर ना लगाऊं तो मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं। अब जरा इसको हम इस डायग्राम से ये समझते हैं। हमने यहां पे ये कहा कि एक सबसे पहले मेरे पास एक सिंगल सेल है, जो कि जाहिर सी बात है कि ये सेल मेरे पास 2n, 2c का पहले एक सेल रहा होगा, जो कि मैं कहूंगा कि मेरा गैमेट मदर सेल है, जिसको मैं कह रहा हूं मेल जर्म सेल कहा था अभी। उसमें मैंने G1 फेज करवाई होगी। G1 फेज में भी 2n इक्वल्स टू 2c, 2n, 2c लिख लो, वो रहा होगा। फिर S फेज हुआ होगा। S फेज में डीएनए को रेप्लिकेट किया, यानी कि S फेज के एंड में और G2 फेज में मुझे 2n, 4c वाला कंडीशन मिल गया होगा। अब आप इस 2n, 4c में जब मियोसिस 1 करवाओगे, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर को मैंने कहा इसमें हम हाफ कर देते हैं मियोसिस 1 में, तो ये 2n मेरा n बन गया। तो यहां पे अगर मेरे 46 रहे होंगे तो यहां 23 बन जाएंगे। साथ ही अमाउंट भी हाफ होगा, यानी कि ये 4c मेरा 2c बन जाएगा। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे उसके न्यूक्लियस में उसके जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। n से हम उसके नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं कहता हूं प्लॉइडी। c से हम उसके अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, डीएनए को। इसके बाद मैंने ये कहा कि अब ये 2n, 2c वाला कंडीशन है, ये मियोसिस 1 था। इसके बाद मैं इस पे मियोसिस 2 करवाऊंगा फर्दर, इसकी भी मियोसिस 2 होगी, इसकी भी मियोसिस 2 होगी। सो यहां पे मैं ये कहूंगा कि मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहता है, इसीलिए यहां पे भी मैंने 23 यानी कि n लिखा, यहां पे भी मैंने n यानी कि 23 लिखा, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर अब और घटा नहीं है। बट अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम यहां पे भी घटेगा, यानी कि 2c से मैं c पर आ गया। एक चीज जो मैं यहां पे कह दूं कि शायद हो सकता है आपको ये चीज अभी ऐसा लग रहा हो कि याद करवा रहा हूं मैं, नजर नहीं आ रही क्रोमोसोम्स घटते हुए, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, मेटाफेज 1 तक आएंगे, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आपको क्रोमोसोम्स घटते हुए भी नजर आ जाएंगे। सो अभी एक बात को बस याद करके चलना कि हमने कहा कि यहां पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ, यानी कि 2n से n, इसीलिए मियोसिस 1 इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। मैंने ये लंबा एरो लगा के लिखा है, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप मियोसिस 1 के पास में ब्रैकेट लगा के लिखना, ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड लिखा है मैंने। वेरएज मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर तो मेंटेन रहा, यहां पे भी n, यहां पे भी n, तो इसीलिए मियोसिस 2 इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। हमने क्या देखा, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम के नंबर हाफ करेंगे, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन, बट अमाउंट ऑफ डीएनए सब में हाफ हो रहा है। 4c से 2c पे आए, 2c से c पे आए। इस चीज को थोड़ी ही देर में अच्छे से विजुअलाइज कर लेंगे। अब जब मैंने ये कह दिया कि मुझे गैमेट्स मिल गए, ये n, c वाले मुझे गैमेट्स मिल गए, ठीक है। अब इस गैमेट्स की मैंने फर्टिलाइजेशन करवानी है, क्योंकि यही तो कहा था कि फर्टिलाइजेशन विल regain the diploid phase of that sexually reproducing organism, शुरुआत में बात कही थी। सो n, c को दूसरे n, c के साथ हम फ्यूज करवाएंगे, तो क्या मिलेगा जरा सोच के देखो। n और n, इसमें मेरे पास 23 क्रोमोसोम्स थे, इस पे 23 क्रोमोसोम्स, दोनों को अगर आप एक साथ लाए तो 46 क्रोमोसोम मिल गए ना, उसी को तो मैंने 2n लिखा है।
वेरएज इसमें डीएनए का अमाउंट सी था, इसमें डीएनए का अमाउंट सी है, दोनों को साथ लाओ तो 2C मिल गया। और जरा याद करो कि शुरुआत में हमने क्या कहा था कि 2N, 2C वाला ही तो कंडीशन है, और उसी को हमने कहा था कि वो मेरे जर्म सेल्स हैं, जिसके बाद इसमें हम करवाएंगे मेरे G1S G2, जिससे ये 2N, 4C बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे रिपीट करवा रहे हैं। और एक चीज जरा आप याद करो, जो चीज मैंने आपको बार बार ये भी कहा है कि फेजेस जैसा कुछ भी नहीं होता, रियलिटी में चेंजेस होते हैं उस सेल में। साइंटिस्ट्स ने, ह्यूमंस ने अपने कन्वीनियंस के लिए उन चेंजेस को नाम दे दिया है कि फलाने टाइम से फलाने टाइम तक जो चेंज होगा इसको मैं नाम दे दूंगा मियोसिस 1, वेरएज इसके बाद से इतने टाइम तक जितने भी चेंजेस होंगे इसको मैं नाम दे दूंगा मियोसिस 2। जो चीज हमने देखा, यानी कि जितने भी फेजेस के नाम मैंने लिख रखे हैं, रियलिटी में इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ चेंजेस हो रही हैं उस सेल में, जिसको हम क्लब करके फेज का नाम दे देते हैं ताकि कन्वीनियंट हो हमारे पढ़ने के लिए। ये बात भी हमने पहले लेक्चर में भी कही थी और उसके बाद थर्ड लेक्चर में भी या सब्सिक्वेंट लेक्चर में हमने बात कही है। अब हम फटाफट प्रोफेज 1 से पढ़ना शुरू करते हैं कि प्रोफेज 1 को हम फर्दर किसी फेज में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या सीन यहाँ पे बनता है, और साथ ही हम उन सारे फेजेस को जिसको हम डिवाइड करेंगे प्रोफेज 1 को फर्दर, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हम प्रोफेज 1 के लिए ये कहते हैं कि प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, यानी कि मियोसिस 1 की बात करो या मियोसिस 2 की बात करो, सारे फेजेस में से सबसे लंबा फेज प्रोफेज 1 है। मैंने यहाँ पे सिर्फ मियोसिस लिखा है, यानी कि 1 और 2 कलेक्टिवली यहाँ पे कह रहा हूँ। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेज 1 जो है वो प्रोफेज से भी ज्यादा लंबा है। इसका मतलब क्या हमने समझा कि माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है उससे भी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है मेरे मियोसिस का प्रोफेज 1। अब यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि फेज ज्यादा लॉन्ग होने का क्या मतलब है, इस चीज को हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं बता रखी है कि फेज क्या है। फेज की रियलिटी सिर्फ इतनी है कि हमने कुछ चेंजेस को एक नाम दे रखा है। तो इसका मतलब हमने ये कहा कि एक लंबे टाइम तक जब आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो हम उसको कलेक्टिवली करके एक फेज का नाम देते हैं। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक लंबे टाइम तक ढेर सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसको हम कलेक्टिवली प्रोफेज 1 कह रहे हैं, इसलिए प्रोफेज 1 सबसे लंबा है। सो इसीलिए हमारे कन्वीनियंस के लिए ही हमने क्या करा, हमने प्रोफेज 1 को फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू 5 डिफरेंट फेजेस, ताकि हम उसको प्रॉपर्ली समझ पाए, क्योंकि अब एक साथ पढ़ाऊंगा तो दिक्कत की बात होगी। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि उसको 5 अलग अलग फेज में डिवाइड कर देते हैं प्रोफेज 1 को। अब आप इंडिविजुअली पढ़ लो कि हाँ इसमें ये चेंज हो रहा है, सेकंड फेज में ये चेंज, ऐसे करके पढ़ लो। तो सबसे पहला फेज होता है मेरा लिप्टोटीन, सेकंड फेज मेरा इसमें आता है जाइगोटीन, फिर आता है हमारे पास पैकेटीन, देन विल हैव डिप्लोटीन एंड लास्टली डाइकाइनेसिस। इसको आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, LZPDD से हम याद कर सकते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, LZPDD। एक चीज मैं कह दूं कि जितने भी मैं ट्रिक वगैरह बताता हूं ये LZPDD ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसी से याद करो। अगर आपको बिना इसके भी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको याद रखने में दिक्कत होती हो तो आप बिल्कुल मेरे ट्रिक को यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई और ट्रिक मालूम है तो आप उसको लगा के याद कर लो। आपको LZPDD याद होने से मतलब है। यानी कि हमने इन 5 फेजेस को देखा। इसमें से भी अगर आपको वो पूछे कभी भी एग्जाम में कि इन 5 फेज में से सबसे लंबा फेज कौन सा है एक वर्टिब्रेट के लिए, तो फिर आप उसको डिप्लोटीन मार्क करके आओगे। यानी कि वर्टिब्रेट के केस में डिप्लोटीन इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस इन सबसे लंबा होता है डिप्लोटीन वर्टिब्रेट्स के केस में। ऐसा क्यों होता है, जब डिप्लोटीन पढ़ाऊंगा तब इस चीज को क्लियरली बताऊंगा कि क्यों डिप्लोटीन मेरा लॉन्गेस्ट फेज है उनके केस में। अब इसके बाद हम हमारा कोर मियोसिस का पार्ट शुरू करेंगे, यानी कि हम एक एक करके इन फेजेस को उठाएंगे और ये पढ़ेंगे कि लेप्टोटीन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जाइगोटीन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, सिमिलरली पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस को हम स्टडी करेंगे। तो शुरू हम हमारे लेप्टोटीन से करते हैं फटाफट। तो अब हम शुरू कर रहे हैं लेप्टोटीन के साथ। सो लेप्टोटीन किसका फेज है, मेरा प्रोफेज 1 का एक सब फेज है जो मैंने बना रखा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि माइटोसिस के प्रोफेज में आप जो चेंजेस पढ़ के आए हो वैसे ही चेंजेस मुझे मियोसिस के प्रोफेज 1 में देखने को मिलेंगे? हाँ, मैं मियोसिस पढ़ रहा हूं तो कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल। इसलिए मैंने लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस इतनी ज्यादा मेहनत करी है। बट वो जो बेसिक चेंजेस थे, जैसे कि क्रोमोसोम का कंडेंस होना, माइटोटिक स्पिंडल बनना, न्यूक्लियस डिसअपियर होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना, सेंट्रियोल को ऑपोजिट पोल में मूव करना, ये सारे चेंजेस जो मैंने प्रोफेज में पढ़े थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसके प्रोफेज 1 में भी। तो इसी तरह से मैंने लेप्टोटीन में ये कहा
कि क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होना शुरू हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म एलोंगेटेड क्रोमोसोम। एलोंगेटेड क्रोमोसोम का क्या मतलब पहले भी मैंने बताया था कि यानी कि अभी भी इन क्रोमोसोम्स में फर्दर फेजेस में और ज्यादा कंडेंसेशन होने की गुंजाइश है। अभी ये पूरी तरह से कंडेंस नहीं हुए। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी में प्रोफेज 1 वाले फोटो को देखोगे तो वहां पे भी उसने एलोंगेटेड क्रोमोसोम्स ड्रॉ कर रखे हैं, पूरी तरह से कंडेंस्ड क्रोमोसोम नहीं ड्रॉ किए हैं। इसी तरह से मैं कहूंगा यहां पे सेंट्रियोल विल मूव टू द ऑपोजिट पोल। सेंट्रियोल्स जो मैंने यहां पे है ड्रॉ करा नहीं, यहां पे जो सेंट्रियोल्स रहे होंगे, इट विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। अब यहां पे मैंने 4 क्रोमोसोम बना दिए, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे कि हम ह्यूमंस के लिए पढ़ रहे हैं तो टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम होगा इस वाले टाइम पे, बट जाहिर सी बात है 46 क्रोमोसोम तो मैं क्या ही बनाऊंगा इस फोटो में, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 क्रोमोसोम बना दिए। अब एक चीज जरा देखो, मैंने यहाँ पे 2 रेड से और 2 ब्लू से क्या बनाया, सोचो जरा क्या था ये, पहले बता रखा है डिप्लॉइड सेल है, यानी कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक जैसी मॉर्फोलॉजी, यानी कि एक जैसा शेप होता है उसका, एक जैसा साइज होता है और उसमें एक ही जैसे जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो वाले मेरे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसीलिए हम उसको एक जैसे दिखाते हैं, यानी कि रेड से मैंने 2 ड्रॉ किया है, ब्लू से 2 ड्रॉ किया है। तो अगर मैं कह रहा हूं टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, तो इसी तरह से मेरे पास 23 अलग अलग टाइप हो जाएगा मेरे पास। तो यहां से आप इमेजिन कर सकते हो टोटल 23, यानी कि और कलर्स मान लो मेरे पास 21 और कलर्स लेके ड्रॉ कर लो, तो उस तरह से क्रोमोसोम्स मैंने बना लिए। बट अब एक चीज जरा मैं पूछूं, यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे कहा कि एक जैसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, इसका क्या मतलब है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक जैसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसका क्या मतलब है जरा सोचो। यहाँ पे एक चीज अगर याद कर लो, सेल साइकिल पढ़ाने की शुरुआत में कहा था कि सेल साइकिल बेस बनाता है मेरे जेनेटिक्स का, तो हम फटाफट एक काम करते हैं, जेनेटिक्स का एक तड़का यहाँ पे लगा देते हैं। जो हमने 10th की जेनेटिक्स में पढ़ा है, मैं एक काम करता हूं यहाँ पे रिकैप करते हैं उसको। बट अगर आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं पहले से, आपको 10th की जेनेटिक्स अच्छे से याद है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, जीन्स, कैरेक्टर ट्रेट, ये सारी चीजें, एलील्स क्या होती हैं, तो आप थोड़ा सा स्किप कर देना इस वाले पार्ट को और सीधा इसके नेक्स्ट वाले फेज में जाइगोटीन में चले जाना। बट जिनको नहीं पता वो अभी इस चीज को फॉलो करेंगे। हमने 10th में क्या पढ़ा था कि जीन्स क्या होता है, जीन्स मेरे डीएनए का वो सेगमेंट है, मैं कहूंगा, जो प्रोटीन्स बनाता है। हमने ये चीज पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि डीएनए का वो सेगमेंट जो प्रोटीन बनाता है, बीच वाले आरएनए को भी हम एक बार स्किप करते हैं, यानी कि वो सेगमेंट जो प्रोटीन बनाए उसको हम जीन्स कहते हैं। अब हम ये कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक ही कैरेक्टर के लिए कोड करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम एक कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमने 10th क्लास में बार बार ये बखूबी पढ़ा था। पी प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं, और पी प्लांट में सबसे पहले हम कहते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर जितने भी ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं उसको हम कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कि प्लांट का हाइट एक कैरेक्टर है, वो टॉल हो सकता है, डॉर्फ हो सकता है, या फिर उसके सीड का शेप एक कैरेक्टर है, उसके सीड का कलर एक और कैरेक्टर है, जो भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो अपनी आंखों से, तो उसको हम कैरेक्टर कहते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पे जो जीन्स मेरे प्रेजेंट है, लेट सपोज हम प्लांट के हाइट की यहां पे बात कर लेते हैं। सो प्लांट का जो हाइट है, वो हाइट कौन डिसाइड करेगा, कुछ प्रोटीन्स होंगे जो डिसाइड करेंगे। हमारी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सारे के सारे कैरेक्टर्स, उसमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हाइट डिसाइड करने वाला जो प्रोटीन होगा, वो प्रोटीन किसी जीन ने बनाया होगा। उस जीन को हम एक नाम दे देते हैं, कन्वेंशनली हम उसको लेटर टी से डिनोट करते हैं। हमने ये कहा था क्लास 10th में। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी हो या फिर आपने लखमीर सिंह भी पढ़ी हो, तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल आती होंगी, मैं मान के चलता हूं। बट अगर फिर भी नहीं आती तो फॉलो करो प्रॉपर्ली। हमने वहां पे ये कहा था कि लेटर टी से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। टी यहां पे क्या है, वो वाला जीन है जो प्लांट के हाइट के लिए प्रोटीन बनाता है। अब फर्दर इस पे एक लेयर ऐड करते हैं। प्लांट का हाइट 2 तरीके से हो सकता है, या तो टॉल है या डॉर्फ है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि 2 ट्रेट्स कहते हैं। टॉलनेस उसका एक ट्रेट है, डॉर्फनेस उसका एक ट्रेट है। प्लांट का हाइट एक कैरेक्टर है। सो कुछ ऐसी प्रोटीन होनी चाहिए जो प्लांट को टॉल बनाते हैं, वेरएस कुछ ऐसे प्रोटीन्स होने चाहिए जो प्लांट को डॉर्फ बनाते हैं। सो वो प्रोटीन्स जो प्लांट को टॉल बनाते हैं, मैं ये कहूंगा कि उनको बनाने वाले जो जीन्स है, उनके लिए कोड करने वाले जो जीन्स है, उसको कैपिटल टी से बोलोगे। वेरएस जो प्लांट को डॉर्फ बनाने वाले जो प्रोटीन्स है, उसके लिए जो जीन्स मेरे पास है, उसको स्मॉल टी से बोलूंगा। अब कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मेरे 2 एलील्स है। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स होते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन। जीन क्या था, टी, उसका ऑल्टरनेट फॉर्म क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी जो प्रोटीन बनाएगा वो प्लांट को टॉल कर देगा, यानी कि कैरेक्टर कौन सा दे रहा है, टॉलनेस का कैरेक्टर दे रहा है। वेरएज स्मॉल टी वाली जो जीन है, वो जो प्रोटीन बनाएगी वो प्लांट को डॉर्फ बना देगा लाके, यानी कि यहां पे कैरेक्टर क्या है, प्लांट डॉर्फ हो जा रहा है। इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हमेशा एक डिप्लॉयड सेल में आप ये देखोगे जीन पेयर्स में प्रेजेंट है, यानी कि वो प्लांट
या तो कैपिटल टी हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या स्मॉल टी हो सकता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो अब आ जाते हैं हमारे स्टेटमेंट पे। अगर कैपिटल टी मान के चलते हैं तो मैं ये कहूंगा कि एक कैपिटल टी यहां पे अगर प्रेजेंट हो तो दूसरा कैपिटल टी यहां होगा, और यही मैंने कहा होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही कैरेक्टर के लिए कोड करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक टी यहां पे तो दूसरा टी यहां पे। और जरा आप सोच के देखो कि पेयर वाली तो बात हो गई, होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी पेयर में है, साथ ही साथ मेरे जीन्स भी पेयर में है, तो एक कैपिटल टी यहां दूसरा कैपिटल टी यहां। अगर प्लांट डॉर्फ है यानी कि स्मॉल टी वाला कंडीशन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक स्मॉल टी इस वाले पार्ट में है, इस वाले क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम तो डीएनए ही है, डीएनए को हमने कंडेंस करके क्रोमोसोम बना दिया है। तो अल्टीमेटली इसमें डीएनए का ही तो बना हुआ है। डीएनए का वो सेगमेंट जो प्रोटीन्स बनाता है उसको मैं जीन्स कहता हूं, और जीन्स ही तो है ये टी और कैपिटल टी स्मॉल टी सारे के सारे। तो अगर मैं कहता हूं कि एक कैपिटल टी यहां पे है तो दूसरा कैपिटल टी यहां पे, अगर मैं कहता हूं स्मॉल टी वाला प्लांट है यानी कि डॉट प्लांट है, तो एक स्मॉल टी यहां पे तो दूसरा स्मॉल टी इस वाले क्रोमोसोम पे बैठा हुआ होगा। वैसे अगर मैं कहता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट है जिसको हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कह के आए थे, और ये भी टॉल होता है, तो मैं कहूंगा कि एक कैपिटल टी अगर इस वाले क्रोमोसोम पे बैठा हुआ है तो मेरा दूसरा स्मॉल टी इस पे बैठा होगा। ये कुछ प्रोटीन्स बनाएगा जो प्लांट को टॉल करेंगे, ये कुछ प्रोटीन्स बनाएगा जो उस प्लांट को डॉर्फ बना रहे होंगे, बट इन दोनों में से ये वाला खुद को डोमिनेंट कर लेगा, इसीलिए ओवरऑल आपको वो प्लांट टॉल नजर आएगा। और यही चीज हमने कहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक ही कैरेक्टर के लिए जो प्रोटीन्स है उसको कोड करने वाले जीन्स होते हैं। यहाँ पे जो आपको एग्जांपल बताया मैंने वो टॉलनेस के लिए बताया, यानी कि मैंने ये कहा कि प्लांट का हाइट वो कैरेक्टर था, यानी कैपिटल टी यानी कि स्मॉल टी, उसके दो एलील्स हम कह सकते हैं जो उसको कोड कर रहे हैं। ये जो पूरी बात बताई ये हमने 10th में पढ़ा था, यहाँ पे मैंने कोई भी नई बात नहीं बताई। सो अगर आपने 10th में ये चीज पढ़ रखा हो, आपका रिविजन भी हो गया। अगर आपने अभी तक इन सारी चीजों को सुन लिया हो तो अच्छी तरह से उसको ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद जब मैं फर्दर फेजेस पढ़ूंगा, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, तब आपको मैं ये चीज़ बता दूं, मैं जेनेटिक्स भी वहाँ पे अप्लाई थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा, तो आप उसको बिल्कुल फॉलो करना। उसके लिए मैंने आपको बेसिक्स यहाँ पे बना दिया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, उसमें अगर एक टी यहाँ पे तो दूसरा टी यहाँ पे। यहाँ पे टी बता दिया, एक एग्जांपल लेना था हमें, प्लांट का एग्जांपल बता दिया। हम कोई भी यहाँ पे रैंडम कैरेक्टर ले सकते हैं। मान लो मैं कह दूं कि सीड का शेप की बात कर लो, तो उसके लिए जो जीन है हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कैपिटल आर है वो उसको राउंड बना रहा होता है, जो स्मॉल आर है वो उसको रिंकल्ड बना रहा होता है उस सीड को, हम यहाँ पे ये कह रहे होते हैं। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे कैरी आउट होती है। लेप्टोटीन हमने कर लिया कंप्लीट। इसके बाद हम फटाफट जाइगोटीन में आ जाते हैं और देखते हैं कि जाइगोटीन में हो क्या रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि जाइगोटीन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इन जाइगोटीन द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर एंड द प्रोसेस इज नोन एज साइनेप्सिस, यानी कि ये वो टाइम है जब उस सेल के सारे एक जैसे फीचर वाले क्रोमोसोम, सिमिलर मॉर्फोलॉजी वाले क्रोमोसोम एक साथ आए और पेयर बना दे। ये चीज याद रखना कि पिछले वाले स्टेप में होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने पेयर नहीं किया था। मैंने उसको बना बेशक पास पास दिया था, छोटी सी जगह थी इसीलिए, बट ध्यान रखने वाली बात कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं, ये होता मेरे जाइगोटीन में आके है। अब प्रोसेस का नाम है साइनेप्सिस, ये हमने देखा। और साइनेप्सिस का जो रिजल्ट होता है, यानी कि पेयरिंग जो हो रही है, इसका जो रिजल्ट है जो मुझे मिल रहा है, उसको हम कहते हैं, रिजल्ट ऑफ साइनेप्सिस इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। जरा इस बाइवेलेंट और टेट्राड पर नजर डालते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिया, हमने एक पेयर बनाया यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं कि मैंने यहाँ पे बेशक थोड़ा सा कंडेंस्ड सा क्रोमोसोम बनाया है, क्योंकि मैं जब माइटोसिस पढ़ा रहा था तब मैं एलोंगेटेड क्रोमोसोम्स को ऐसे जिगजैग सा बना रहा था, वेरस कंडेंस्ड वाले को ऐसे। बट इसको दिल पे मत ले लेना, मतलब ये मत सोचना कि मैंने अचानक से यहाँ पे कंडेंस्ड कैसे बना दिया। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है कि अभी जितने भी फेजेस चल रहे हैं मेरे पास, जो क्रोमोसोम मेरे पास है वो एलोंगेटेड फॉर्म में। जैसे ही क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में आएगा मैं आपको एंड में स्पेसिफिकली बता दूंगा कि इस टाइम पे कंडेंस हो चुका है। तो इसलिए बस अब इतना समझ लो कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसका एलोंगेटेड या कंडेंस्ड वाले पे ध्यान मत देना इस डायग्राम पे। यहाँ पे मैं समझा के आ रहा हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम को हम एक साथ लेके आए, और इस स्ट्रक्चर को, इस चीज को मैंने कहा ये एक बाइवेलेंट है, या फिर आप इसको एक टेट्राड कह सकते हो। अब बाइवेलेंट होता क्या है? पहली बात ये समझ लो कि बाइवेलेंट हम तब कहते हैं जब हम उसके क्रोमोसोम्स को रेफर कर रहे हो, यानी कि मैं उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रेफर कर रहा हूं। तो नाम में ही मेरा बाई है यहाँ पे, यानी कि मैं 2 क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूं। वेरएज टेट्राड में तब यूज करता हूं वर्ड जब मैं उसके क्रोमैटिड्स को रेफर करता हूं। तो अगर नाम में ही टेट्रा है तो यानी कि 4 क्रोमैटिड की बात होगी। तो अब इस पेयर पे जरा देखो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं इस पेयर में? ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो ये मेरा एक सिंगल बाइवेलेंट है। एक बाइवेलेंट का मतलब 2 क्रोमोसोम, तो ये एक बाइवेलेंट है।
वेर एज नंबर ऑफ क्रोमेटिड काउंट करो जरा, 1 2 3 4, ये मेरे मैं नंबर कर देता हूं 1 2 3 4, मेरे पास टोटल 4 क्रोमेटिड है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एक सिंगल टेट्राड है ये पूरा स्ट्रक्चर। जनरली बच्चे गलती ये करते हैं, बच्चे एक बाइवेलेंट को 2 टेट्राड समझ लेते हैं। उनके दिमाग में ये आता है कि बाइवेलेंट का डबल टेट्राड होगा तो 1 बाइवेलेंट इज इक्वल टू 2 टेट्राड, बट ये बिल्कुल गलत है। कॉन्सेप्ट बस इतना ध्यान रखो कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में, टेट्राड क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट में। तो जहां पे 2 क्रोमोसोम है इसका मतलब बाई यानी कि 2 हो रहा है, 2 क्रोमोसोम है यानी कि एक सिंगल बाइवेलेंट है, एक सिंगल बाइवेलेंट यानी कि 2 क्रोमोसोम। वेरएज ये एक सिंगल टेट्राड भी है इसी के साथ साथ, यानी कि 4 क्रोमेटिड मुझे मिल रहे हैं। तो अब अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, क्योंकि हम सब कुछ ह्यूमंस के लिए यहां पे पढ़ा रहा हूं आपको, तो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे डिप्लॉयड सेल में अगर मैं कह रहा हूं कि अब डिप्लॉयड सेल में ज़ाइगोटीन चल रही है और मैंने पेयरिंग करवा दी, साइनेप्सिस करवा दी, तो कितने पेयर बनेंगे सबसे पहले बताओ। टोटल 46 क्रोमोसोम है, इसके पेयर बनाओ जरा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बनाओगे तो 23 पेयर्स बनेंगे। एक पेयर का मतलब एक बाइवेलेंट था, तो 23 पेयर का मतलब 23 बाइवेलेंट हो गए। वेरएज एक बाइवेलेंट यानी कि एक टेट्राड था, तो 23 बाइवेलेंट यानी कि 23 टेट्राड हो गया। अब जब भी वो आपको क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखना, वो बिल्कुल ऐसा करेगा विदाउट डाउट, एक ऑप्शन में वो आपको 23 बाइवेलेंट कॉमा 46 टेट्राड दे देगा। और बच्चे यहीं पे गलती कर देंगे, बच्चे सोचेंगे कि एक बाइवेलेंट यानी कि 2 टेट्राड और उसको टिक करके आ जाएंगे, जबकि 23 बाइवेलेंट और 23 टेट्राड हो रहा है, क्योंकि एक बाइवेलेंट का मतलब एक टेट्राड होता है। इसी तरह से अगर मान लो मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम ड्रॉ करता, मान लो एक बार को सपोज मैं एक सिंगल क्रोमोसोम ड्रॉ करता, तो वो क्या होता, वो मेरा यूनिवैलेंट हो जाता, या आप उसको मोनोवैलेंट कह लेते, यूनिवैलेंट कहकर चलते हैं। क्यों? एक बाइवेलेंट का मतलब कि 2 क्रोमोसोम, वेरएज एक यूनिवैलेंट का मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम। इसी तरह से मैं उसको डायाड कहता, अगर मैं एक सिंगल क्रोमोसोम ड्रॉ करूं तो उसके पास 2 क्रोमेटिड है तो मैं उसको डायाड कहता। तो तब मैं ऐसा कहता कि 1 यूनिवैलेंट इज इक्वल्स टू 1 डायाड। अभी मैं कह रहा हूं 1 बाइवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 टेट्राड। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बिल्कुल कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, यहां से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल संभाल लेना इसको। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नामक एक प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है साइनेप्सिस में। इसका मतलब कि ये जो 2 क्रोमोसोम्स मैंने बनाए होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जब पेयर होंगे ना पास पास आके, इस प्रोसेस को मैं साइनेप्सिस कह रहा हूं। और इस प्रोसेस में हेल्प कौन करेगा, इनके बीच में एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा, यहां पे ऐसे यहां पे प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इस प्रोटीन को हम कह रहे हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो इन दोनों को जोड़े रखेगा, ये बिल्कुल आपस में चिपक चिपक के रहेंगे, तो उसका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नाम है जो कि साइनेप्सिस करवा रहा है। इसके बाद ये पॉइंट नोट डाल के लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाल लो, स्टार डाल लो, पॉइंट टू रिमेंबर लिख लो, पीटीआर जो मर्जी लिख लो, और ध्यान रखो कि बाइवेलेंट बनता तो जाइगोटीन में है। जाइगोटीन ये फेज है, यहां पे आपको पढ़ा दिया मैंने कि बाइवेलेंट बन रहा है, देख लो बाइवेलेंट बनता तो जाइगोटीन में, बट विजिबल नहीं होता यहां पे। अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे ना एक सेल को जो कि जाइगोटीन वाले फेज में है इस वक्त, तो आपको बाइवेलेंट नजर नहीं आएगा। उसमें नजर कब आता है, मुझे नेक्स्ट फेज में नजर आता है। मैं ये कह रहा हूं कि इट इज क्लियरली विजिबल इन दी पैकेटीन, यानी कि इसके बाद वाले फेज में मुझे बाइवेलेंट नजर आता है। अब ऐसा होता क्यों है, इसको जरा हम एक डायग्राम बना के समझेंगे, जो कि आप डायग्राम ड्रॉ करोगे अपने नोटबुक में। बेसिकली हम जाइगोटीन का ही डायग्राम बनाएंगे अभी, सेल का, कि चीजें कैसे कैरी आउट हो रही हैं। सो वहां पे इस चीज को हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है कि बाइवेलेंट यहां बन गया बट नजर नहीं आ रहा, नेक्स्ट फेज में आके नजर क्यों आ रहा है। तो इसको फटाफट पहले आप लिख लो अपने नोटबुक में। तो जाइगोटीन में जैसा कि अभी हमने कहा कि यहाँ पे हम होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग करवा रहे हैं, यानी कि साइनेप्सिस करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है कि सबसे पहले ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, सबके सब एक साथ आ गए और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उनके बीच में है, जिससे की मदद से ये सारे जुड़े हुए हैं। तो ये एकदम चिपके चिपके से आपको नजर आते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर में। साथ ही यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कि हमने सेंट्रोसोम भी बना दिया है, हमने यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी ड्रॉ किया है। तो और ये मेरा न्यूक्लियर एनवेलप है। इससे हमें कुछ बातें समझ आई कि अभी तक न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप एज इट इज इंटैक्ट है, हमने इसको डिसइंटीग्रेट नहीं किया है। शायद न्यूक्लियोलस बनाना पीछे रह गया था मेरे लेप्टोटीन वाले पार्ट में, तो वहां पे भी आप न्यूक्लियोलस को ड्रॉ कर लेना और लेबलिंग प्रॉपर्ली कर लेना ताकि आपको डायग्राम समझ में आए। ठीक है, अब अभी हमने कहा था कि साइनेप्सिस होती तो यहाँ पे है जाइगोटीन में, बाइवेलेंट बनता तो है बट नजर नहीं आता। नजर मुझे नेक्स्ट फेज में आता है, यानी कि पैकेटीन में आता है। ऐसा क्यों, आप ये सोचो। रीजन उसका ये है कि इस वाले फेज में अभी तक सारे के सारे जो आपने पेयर ड्रॉ कर रखे हैं वो बहुत ही पास पास प्रेजेंट है। ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर एकदम ऐसा कंजस्टेड सा प्रेजेंट है। हालांकि जब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे इसको रेड, इसको ब्लू और ब्लैक ऐसे अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूं, ताकि आपको समझ आ रहा है कि ये एक पेयर अलग है, ये एक पेयर अलग है, ये एक पेयर अलग है।
बट माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें सारे के सारे क्रोमोसोम एक जैसे ही कलर के नजर आते हैं। तो इसीलिए वहां पे ये चीज को पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे पेयर्स बहुत ही कंजस्टेड प्रेजेंट होते हैं। तो इससे एक दिक्कत ये आती है कि आप ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ये क्रोमोसोम ये इसके साथ पेयर करके बैठा है या फिर ये क्रोमोसोम इसके साथ पेयर करके बैठा है, ये चीज आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। सिमिलरली इसके पास में भी क्रोमोसोम्स होंगे, मैंने कहा कि 23 पेयर्स हैं, तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कौन सा क्रोमोसोम किसके साथ पेयर करके बैठा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि बाइवेलेंट बन तो जाइगोटिन में रहा है, मुझे डेटा के तौर पे ये पता है, बट मुझे वो चीज क्लियरली विजिबल नेक्स्ट फेज में पैकेटिन में होती है। अब पैकेटिन में विजिबल क्यों होती है इसको भी हम समझ लेते हैं। पैकेटिन में आगे आके मैं आपको ये बताऊंगा मैं कि पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, अभी जस्ट नेक्स्ट हम इस चीज को पढ़ेंगे। यानी कि उसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यानी कि ये अगर मैं ये कहूं कि ये क्रोमोसोम है, इसके ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, बट ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो हम पैकेटिन में ये कहते हैं कि जब इसके और इसके बीच में एक्सचेंज होगा, सो ये आपस में लिपट ऐसा कुछ होगा कि ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, ये मेरा पेयर बना के बैठा हुआ है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। सो ये मेरे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ऑफ अ क्रोमोसोम, साथ ही ये मेरे सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। होगा ये कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि इस वाले में और इस वाले में, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इस पेयर के, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो माइक्रोस्कोप में जब हम उसको देख रहे होते हैं तो वो ऐसे लिपटा हुआ नजर आता है, ये दो आर्म्स मेरे आपस में लिपट जाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट फेज में आप इस चीज को क्लियरली बता सकते हो, क्योंकि आप देख पाओगे कि ये दोनों लिपट गए आपस में एकदम अच्छे से। तो उसको देख के आप ये बता सकते हो, क्योंकि ये दोनों लिपटे हुए हैं तो आप उसको ये कह सकते हो कि हाँ ये दोनों एक बाइवेलेंट होंगे या फिर ये दोनों पेयर में होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है ये इसके साथ आपस में जाके टैंगल नहीं करेगा, ये वाला इसी के साथ टैंगल करेगा, ये वाला इसके साथ टैंगल करेगा। इसीलिए हम उस एंटेंगलमेंट को देख के ये बता सकते हैं जो जो आपस में लिपटे हुए वो मेरे एक एक पेयर हम उसको अलग करते हुए जाएंगे। और यही रीजन है कि हमने कहा है कि बाइवेलेंट फॉर्म इन जाइगोटिन बट इट इज क्लियरली विजिबल इन पैकेटिन। ये हमारे एनसीईआरटी की लाइन है, इसको फटाफट कर लो ड्रॉ। और अब हम इसके बाद फटाफट देखते हैं कि पैकेटिन क्या है, और पैकेटिन से चीजें 10 टाइम ज्यादा सीरियस हो जाएंगी। तो अच्छे से उस पर ध्यान देना कि वहां पे हम चीजें करवा क्या रहे हैं। इनफैक्ट अब जाके हम ये देखेंगे कि जो मियोसिस का पर्पस था मेरा, यानी कि वेरिएशन क्रिएट करना, वो मेरे पैकेटिन वाले फेज में होगा। सो उसको ध्यान से फॉलो करना। तो अब हम फटाफट शुरू करते हैं पैकेटिन के बारे में पढ़ना। यहां पे आप देख सकते हो कि बोर्ड पे ढेर सारी बातें लिख दी गई हैं। इसी से हमें ये बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस सा काम चल रहा है। वो सीरियस काम ये है कि पैकेटिन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है। मियोसिस में पैकेटिन में आके हम सबसे पहली बार जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करते हैं, और इसको देखेंगे कैसे करते हैं। यहां पे मैं ये कहता हूं कि इन दिस स्टेज क्रोमोसोम्स आर क्लियरली विजिबल एज टेट्राड या फिर बाइवेलेंट। जो पीछे हमने कहा था कि बाइवेलेंट बन तो मेरे पिछले वाले स्टेप में जाएगा जाइगोटिन में, बट नजर पैकेटिन में आएगा। ये बातें हमने कर ली थी। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट देखो, क्रॉसिंग ओवर नामक एक प्रक्रिया है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं डीएनए को। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि एक होमोलोगस पेयर में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उसके बीच में आप क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हो। यानी कि अगर मेरा ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है तो जैसा अभी कहा था कि ये दो क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, सिमिलरली ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बट आपस में इन दो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड नॉन सिस्टर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि ये वाला और ये वाला नॉन सिस्टर है, सिमिलरली ये और ये भी नॉन सिस्टर है। तो हम यहां पे ये कह रहे हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना। यानी कि आप कह सकते हो कि इस वाले क्रोमेटिड और इस वाले क्रोमेटिड के बीच में हम जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करवा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हैं, यानी कि क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जैसा हम कुछ बना रहे हैं, जो कि भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। या फिर आप साइमल्टेनियसली ये भी कह सकते हो कि मैं इस वाले क्रोमेटिड और इस वाले क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज करवा रहा हूँ। हम ऐसे कर ले, क्या ही फर्क पड़ता है, क्रोमोसोम्स है, हमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में एक्सचेंज करवाने से मतलब है। यानी कि हम यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ डीएनए करवा रहे हैं। इसी की वजह से मैं कहूंगा कि वेरिएशन क्रिएट होता है। फिर मैं ये कहता हूं कि रिकॉम्बिनेज नामक एक एंजाइम है जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन क्रॉसिंग ओवर। ये रिकॉम्बिनेज वाली बात एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एनसीईआरटी में ही दी हुई है, बट रिकॉम्बिनेज हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पे कैसे हेल्प करता है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एंड देन वी विल से दैट अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पैकेटिन में आके दिखाई देता है। ये है क्या? इट इज नथिंग बट द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, यानी कि जिस
पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, उस पॉइंट पे कुछ नोड्यूल्स जैसा चीजें मुझे देखने को मिलती है, उसको मैं कह रहा हूं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। एंड एट लास्ट मैं एक बात ये भी कहूंगा कि नोट लगा के लिखेंगे इसको, क्रॉसिंग ओवर अकर इन पैकेटीन बट इट इज क्लियरली विजिबल इन डिप्लोटीन। जैसे पीछे कहा था कि बाइवेलेंट बना जाइगोटीन में बट दिखाई पैकेटीन में दे रहा है, उसके रीजन हमने पढ़ लिए थे। सिमिलरली मैं कह रहा हूं कि क्रॉसिंग ओवर अकर हो पैकेटीन में रहा है बट क्लियरली विजिबल डिप्लोटीन में देगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि डिप्लोटीन में जाके साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है? जो मैंने जाइगोटीन में बनाया था साइनेप्सिस करने के लिए, ताकि मैं उन होमोलोगस क्रोमोसोम को साथ ला पाऊं। वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में जाकर डिसॉल्व होगा, पैकेटीन में भी वो कॉम्प्लेक्स बरकरार है, इसके वजह से मुझे क्रॉसिंग ओवर क्लियरली विजिबल नहीं होती। अब हम इन सब को समझेंगे एक डायग्राम बना के, ताकि हमें ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम कैसे करवा रहा है क्रॉसिंग ओवर, सिमिलरली साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व नहीं हुआ, इसका कि इस बात की क्या मायने है, इन सारी चीजों को डायग्राम समझते हैं। बट डायग्राम में जाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन का मुझे ध्यान से सोच के आंसर देना। क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मैं एनसीईआरटी से बाहर से पूछ रहा हूँ, but बहुत ही बेसिक्स पूछ रहा हूँ। मैं अब ये कह रहा हूँ कि जब मैं मियोसिस पढ़ा रहा हूँ आपको एक डिप्लॉयड सेल में, तो मैं यहाँ पे बार बार होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको होमोलोगस क्रोमोसोम जब पहले लेक्चर में पढ़ाया था तब ये बात कही थी कि होमोलोगस क्रोमोसोम मेरे डिप्लॉयड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे एक डिप्लॉयड सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में पेयर कर सकते हैं, एक जैसे क्रोमोसोम्स नजर आते हैं, मुझे इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब मैं आपको माइटोसिस पढ़ा रहा था, माइटोसिस भी डिप्लॉयड सेल में पढ़ाया था, मियोसिस भी डिप्लॉयड सेल में पढ़ा रहा हूँ, बट माइटोसिस में मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? जरा सोचो। इसका क्या ये मतलब मैं कह सकता हूं कि माइटोसिस जब पढ़ा रहा था तब होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं थे? क्या ऐसा मैं कह सकता हूं? क्योंकि मियोसिस में तो बता रहा हूं, हालांकि डिप्लॉयड सेल वहां पे भी था, डिप्लॉयड सेल यहां पे भी है, बट तब होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में मैंने कुछ कहा क्यों नहीं? क्वेश्चन मेरा ये है। सोचो जरा, इसका आंसर सोचो क्या हो सकता है। मैंने वहां पे नहीं कहा, यहां पे कह रहा हूं। रीजन ये है, ध्यान से समझना, होमोलोगस क्रोमोसोम इज अ फीचर ऑफ सेल, एक डिप्लॉयड सेल का फीचर है, यानी कि सेल अगर डिप्लॉयड है तो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। वेयर एज माइटोसिस या मियोसिस एक सेल डिवीजन है, एक प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो सेल हैप्लॉयड है डिप्लॉयड है। मेरा एक डिप्लॉयड सेल था, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा प्रेजेंट होगा। अब अगर उसमें माइटोसिस हो रही है या मियोसिस हो रही है, इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता। इससे हमें यह समझ आता है कि पीछे माइटोसिस जब पढ़ा रहा था वहां पे भी होमोलोगस क्रोमोसोम थे सेल में, बट मैंने वहां पे कहा नहीं। इसका रीजन समझो, होमोलोगस क्रोमोसोम की आपस में पेयरिंग सिर्फ मियोसिस में होती है, माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती। इसीलिए माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में हमने जिक्र नहीं किया था। बट ये हमें पता कैसे चला कि वहां पे भी माइटोसिस में भी होमोलोगस क्रोमोसोम था? एनसीईआरटी के डायग्राम खोलो, माइटोसिस के डायग्राम्स देखो, उसने 4 क्रोमोसोम बना रखे हैं, 2 रेड से 2 ब्लू से। वो कहीं ना कहीं आपको होमोलोगस क्रोमोसोम वाली बात दिखाना चाह रहा है। अगेन उसने लिखा कहीं पे भी नहीं है टेक्स्ट में, लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती नहीं, मियोसिस में होती है। इसलिए मियोसिस में वो क्लियरली बोल रहा है कि देखो होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन में पेयर बना दिया इन्होंने, बट माइटोसिस में तो पेयर बना नहीं रहे, इसीलिए माइटोसिस में उसके बारे में नहीं कहा गया। समझने वाली बात कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज फीचर ऑफ दैट सेल। सेल डिप्लॉयड है तो होगा होमोलोगस क्रोमोसोम, हैप्लॉयड है तो होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होंगे। वेयर एज माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता हमें। तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। कॉन्सेप्चुअल बात थी, अगेन एनसीईआरटी में ऐसा कहीं पे गिवन नहीं है, बट समझने वाली बात है, समझ आनी चाहिए। ये फटाफट नोट डाउन कर लो। अब एक डायग्राम से क्रॉसिंग ओवर को अच्छे से समझते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हम करवा कैसे रहे हैं। तो पैकेटीन से रिलेटेड मैं जो भी बात आपको बताने वाला हूं उसको बड़े ही गौर से सुनना और बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पे हमने अभी अभी क्या कहा था कि पैकेटीन में हम क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मैंने यहाँ पे एक होमोलोगस पेयर बना दिया है, इसको आप चाहे तो एक बाइवेलेंट बोलो, आपकी मर्जी, आप इसको एक टेट्राइड बोलो, और यहाँ पे मुझे क्रॉसिंग ओवर दिखना है अभी अभी। ये मैंने यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना रखा है, यानी कि एक प्रोटीन है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से, इसी तरह से मैंने इसको डिनोट किया है। उसका काम क्या होगा कि वो इस बाइवेलेंट को आपस में जोड़े रखेगा, ये बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहेगा। माइक्रोस्कोप में अगर देखोगे तो चिपका हुआ नजर आएगा आपको माइक्रोस्कोप में। यहाँ पे अब नंबर 1 और नंबर 2 वाले जो मेरे क्रोमैटिड्स हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, और साथ ही वो मेरे सिस्टर क्रोमैटिड्स भी हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों मैंने बोला? क्योंकि एस फेज में हम क्या करते थे,
एस फेज से पहले की जो मेरे क्रोमोसोम्स है वो कुछ इस तरह के नजर आते थे, यानी कि G1 फेज में। वेराज एस फेज में हमने यही तो किया था ना कि हमने उसकी डीएनए का रेप्लिकेशन में एक कॉपी बना दी थी इस तरह से। तो मेरे ये सिस्टर क्रोमैटिड जो बने थे वो मेरे जेनेटिकली आइडेंटिकल वहां पे बने थे। सो इसलिए मैंने यहां पे ये कहा था कि नंबर 1 और नंबर 2 जो है ये दोनों मेरे जेनेटिकली आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स है, क्योंकि ये मेरे सिस्टर क्रोमैटिड्स है। इसी तरह से नंबर 3 और नंबर 4 वाले जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे आपस में, ठीक है, क्योंकि ये भी वही चीज होगी कि G1 फेज में एक सिंगल क्रोमैटिड प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम में, वेराज एस फेज में हमने डीएनए का रेप्लिकेशन करवाया होगा और उसके बगल में हमने एक और क्रोमैटिड बना दी होगी। बट अगर आप 2 और 3 को कंपेयर करो तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो ऐसा मैं कह नहीं सकता एकदम श्योरिटी के साथ कि जरूरी तो नहीं है कि 2 और 3 जेनेटिकली आइडेंटिकल हो या फिर 1 और 4 जेनेटिकली आइडेंटिकल हो। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि 2 और 3 मेरे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। यहां पे मैंने 1, 2 के लिए जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड सिस्टर क्रोमैटिड कहा है। सिमिलरली 3, 4 के लिए भी मैंने जेनेटिकली आइडेंटिकल और सिस्टर क्रोमैटिड का है। मैंने यहाँ पे डबल डैश लगा दिया, पूरी बात लिखना, डबल डैश के चक्कर में मत रह जाना वरना एग्जाम में डैश लग जाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कहा कि ये वाला और ये वाला नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सिमिलरली 1 और 4 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सिमिलरली आपकी मर्जी, आप 1 और 3 को भी नॉन सिस्टर कह लो, आप 2 और 4 को भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कह लो, जितने भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने, मेरे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। तो मैंने यहाँ पे ये कहा कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में मेरा जेनेटिक एक्सचेंज होगा, वो कुछ इस तरह से मुझे नजर आएगा। हो ये रहा है कि 2 और 3 के बीच में मैंने आपको एक्सचेंज दिखाया है। अब यहाँ पे कुछ बातें गौर से सुनना और समझ लेना इस बात को। यहाँ पे मैंने आपको एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है, इतना सिंपल नहीं होता। माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हैं तो ऐसा इतना सुंदर सा एक्स नहीं नजर आता। माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे क्रॉसओवर नहीं करता, वो बहुत सारे पॉइंट्स पे कर सकता है। बाई चांस वाली बात है, हो सकता है कि उसने एक पे क्रॉसओवर किया हो, उसने 2 पॉइंट्स पे क्रॉसओवर किया हो। तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे मेरा क्रॉसओवर है, इस पॉइंट पे भी क्रॉसओवर है, इस पॉइंट पे भी क्रॉसओवर है। तो मैंने यहाँ पे 3-3 पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर करवा रखी है। ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, रैंडम है, ठीक है। तो इससे हमने यहाँ पे ये समझा कि ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन बना रखा है ताकि आपको चीज समझ आए। अब रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल कहा था, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल क्या था? इट इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी कि ये जगह मेरा रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। सिमिलरली इसमें ये मेरा एक रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे 3-3 रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है पैकेटीन में थ्रू आउट द फेज। इसीलिए ये पूरा क्रोमोसोम, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये पूरा क्रोमोसोम ऑलमोस्ट चिपका हुआ नजर आएगा। जैसे आप इस वाले डायग्राम पे देखो, थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक सा डायग्राम है ये। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस के वजह से ये आपको पूरा का पूरा ऑलमोस्ट चिपका हुआ नजर आएगा। और यही रीजन था, मैंने आपको कहा था कि क्रॉसिंग ओवर आप करवा दो स्टेज में, बट विजिबल नहीं होगा। विजिबल तो तब होगा ना जब आपको परफेक्टली नजर आए कि हाँ देखो यहाँ पे कुछ क्रॉस जैसा मिल रहा है। विजिबल नेक्स्ट स्टेज में होगा, और वो इसलिए क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेज में बताऊंगा डिप्लोटीन में कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा है। अगर ये प्रोटीन जो कि इसको चिपका के रख रहा था वो डिसॉल्व हो जाए तो ये दूर दूर जाने लगेंगे ना, और जब ये दूर दूर जाने लगेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, तो सिर्फ उस जगह पे जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां से चिपके हुए रहेंगे। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये मेरे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसने यहां पे ऐसे क्रॉसिंग ओवर बना लिया। अभी ये सिचुएशन है पैकेटीन में कि ये मेरे कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, ऐसे पास पास चिपके हुए प्रेजेंट है, तो आपको क्रॉस नजर नहीं आ रहा, क्रॉसिंग ओवर नजर नहीं आ रही। बट डिप्लोटीन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हो गया गायब, डिसॉल्व हो गया, जिसकी वजह से ये दूर चले गए। तो ऐसे में सिर्फ जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वही तो आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा ना, क्योंकि वही चिपके हुए होंगे, बाकी तो पूरा दूर चला गया। अभी ये कुछ ऐसा सिचुएशन था, ठीक है। नेक्स्ट फेज में ऐसा कर दोगे, इसलिए मैं कहता हूं कि नेक्स्ट फेज यानी कि डिप्लोटीन में ये क्रॉसिंग ओवर मुझे क्लियरली विजिबल होता है, इस फेज में क्लियरली विजिबल नहीं होता। अब यहां पे कुछ और बातें समझो। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, पहले ही बता दूं, जब आप ड्रॉ करोगे इसके पास में स्टार लगा के लिख लेना कि ऐसा पैकेटीन में नहीं होता। वो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे मैंने साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम्स को अलग अलग करके दिखा दिया, ये मेरे पैकेटीन में नहीं होता। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए आपको ऐसा ड्रॉ करके बताया ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। कैसे, वो देखो भी। जब मैंने क्रॉसिंग ओवर करवा दी, इसका मतलब आप ये समझो कि मैं इसका इतना पोर्शन तोड़ता हूं, इस वाले क्रोमोसोम का इतना पोर्शन तोड़ता हूं और एक्सचेंज कर देता हूं। इसी को तो आप कह रहे हो डीएनए का एक्सचेंज करना। तो क्या वो इस तरह से कुछ नजर आएगा कि इसका ये वाला पोर्शन जो पहले यहां था वो यहां आ गया, वैसे इस क्रोमोसोम का जो पोर्शन यहां पे था वो अब यहां पे आ गया, तो आपने एक्सचेंज कर लिया ना डीएनए को। इसका जो जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, अगर ज्यादा अच्छे से देखोगे तो बहुत सारी जगह पे क्रॉसिंग ओवर होती है, तो बहुत सारी जगह से उसका एक्सचेंज हो रहा होता है। सो मैंने यहाँ पे क्या देखा, अब इस चीज पे बड़े ही ध्यान से फोकस करना। 1 और 2 अब ये जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल बन गए। कैसे?
पहले 1 एंड 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल थे। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की कॉपी थे, जो मैंने एस फेज में बनाया था पीछे। बट अब 1 एंड 2 देखो नॉन आइडेंटिकल बन चुका है। सिमिलरली 3 एंड 4 जो मेरे क्रोमैटिड्स हैं ये नॉन आइडेंटिकल। अब ये चारों के चारों जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स बन गए हैं। पहले 1 और 2 सिमिलर था जेनेटिकली, 3 एंड 4 सिमिलर था जेनेटिकली। तो क्या आपको जेनेटिक वेरिएशन होता हुआ नजर आया? पहले तो आप मुझे ये बताओ। यहां पे मैंने जेनेटिक वेरिएशन करवा दी। कैसे? पहले जो एक जैसे थे क्रोमैटिड्स, अब मैंने उसको अलग अलग कर दिया जेनेटिकली। 1 एंड 2, 3 एंड 4 आपस में, ये 1 एंड 2 जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल, 3 एंड 4 जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल, मैंने इसको कर दिया। तो इसीलिए मैंने यहां पे ये कहा कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर क्रिएटिंग वेरिएशन, जो कि यहां पे हमने बना दिया। ध्यान रखने वाली बात कि हकीकत में ये पैकेटीन में बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ड्रॉ नहीं किया है और साथ ही साथ मैंने पूरे क्रोमोसोम को अलग अलग ड्रॉ किया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डिप्लोटीन में जब साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा तो अभी ये सिचुएशन है, ये कुछ इस तरह से ऐसे चिपका हुआ है। डिप्लोटीन में वो कुछ ऐसा हो जाएगा। बट अगर आप इस डायग्राम को देखो तो मैंने तो यहाँ पे ऐसा अलग अलग बना दिया। ये होता नहीं ना, जाहिर सी बात है। बनाया सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि नॉन आइडेंटिकल। तो स्टार लगा के लिख दोगे कि दिस डायग्राम इज ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस। Actually, synaptonemal complex is still present and the chromosomes lie very close to each other at close proximity. ये चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल क्या, नॉन आइडेंटिकल वाला क्या है। हमने एक्सचेंज किसके बीच में करवाया है? हमने नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज करवाया है। यहां पे अब एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बताऊंगा, जो हम 12th के एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, कि अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड के बीच में एक्सचेंज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। वेरेज अगर मैं ये कहूं, वेरेज मेरा क्रॉसिंग ओवर क्या है? इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि इस पेयर, ये होमोलोगस पेयर के 2 एंड 3 में एक्सचेंज करवा रहे तो क्रॉसिंग ओवर। मान लो कि ये 2 किसी दूसरे पेयर के क्रोमैटिड के साथ एक्सचेंज करवा दे, तो वो पेयर तो नॉन होमोलोगस पेयर है ना। तो नॉन होमोलोगस पेयर में अगर एक्सचेंज हो जाए जेनेटिक मटेरियल का तो उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस चीज को हम डिटेल में जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, जब हम 12th में देख रहे होते हैं प्रिंसिपल जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। बट इस चीज को भी बता दिया, तो चाहो तो नोट्स में इसको नीचे लगा के लिख लेना एक्स्ट्रा करके कि ट्रांसलोकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। वेयरएज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो ये क्या है? ये मेरा क्रॉसिंग ओवर है। इसी के साथ पैकेटीन हो गया मेरा पूरी तरह से कंप्लीट। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने लेप्टोटीन पढ़ा। लेप्टोटीन में हमने क्या कहा था? कंडेंसेशन किया था मेरे क्रोमैटिन फाइबर का। उसके बाद जाइगोटीन पढ़ा। जाइगोटीन में हमने कहा साइनेप्सिस बनाई, जिसके लिए मैंने कहा था कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स नामक प्रोटीन की वजह से साइनेप्सिस हुआ था। यहाँ पे बाइवेलेंट और टेट्राएड की चीजें भी हमें नजर आ रही थी। फिर मेरा पैकेटीन आया। पैकेटीन में मैंने कहा कि क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। मुझे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल देखने को मिलेंगे। ये काम रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्स्ट्रा बताया है, वो एक सीरीज ऑफ एंजाइम है जिसको क्लब करके हम रिकॉम्बिनेज का नाम देते हैं। वो सारे मिलके मेरे यहाँ पे एक्सचेंज करवाते हैं। बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा इमेजिन कर लो, यहाँ पे करना क्या होगा? यहाँ से कट करेगा कोई एंजाइम, यहाँ से आके कट करेगा, उसके बाद लाभ के एक्सचेंज कर रहा होगा, उसके बाद कोई एंजाइम आएगा जो उसको चिपकाएगा, ब्लू वाले को रेड के साथ, रेड वाले को ब्लू के साथ। तो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, वो ये काम करते हैं। कलेक्टिवली इसको रिकॉम्बिनेज कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल याद रखा। 2 एंड 3 के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये याद रखा। अगर किसी और पेयर के साथ हो जाए तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन कहेंगे। पहले ये जेनेटिकली आइडेंटिकल थे, ध्यान रखा। बाद में जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होगा, ये ध्यान रखा। अब हम इसके बाद फटाफट नेक्स्ट स्टेप में, विच इज मेरा डिप्लोटीन में आ जाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं। सो अब डिप्लोटीन में आके मैंने ये बोला कि डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्रॉसिंग ओवर, यानी कि वो जो क्रॉसओवर्स थे वो क्लियरली विजिबल हो गए इस पॉइंट पे आके। यानी कि हो ये रहा होता है कि डिप्लोटीन के शुरुआत होते ही मैं कहूंगा कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू हो गया, एंड बाय द एंड ऑफ डिप्लोटीन साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, पूरी तरह से गायब हो जाता है, यानी कि ये प्रोटीन गायब हो जाता है। मैंने यहाँ पे ये कहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसओवर। इसका क्या मतलब है? कि पहले वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने क्रॉसओवर बनाए थे, बट वो पूरी तरह से चिपके हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से ये पूरा पास पास आ रखा है। इस कारण आपको ये क्रॉसओवर्स क्लियरली विजिबल नहीं थे, ये इस तरह से आपस में लिपटे हुए थे। बट अब जब साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स गायब हो रहा है धीरे धीरे, तो ये ऐसे दूर जाना शुरू करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको ये जो क्रॉसओवर है ये क्लियरली विजिबल होगा, और अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिर्फ और सिर्फ इस क्रॉसओवर के पॉइंट से अटैच्ड है, बाकी पूरा दूर जा चुका है।
पहले पूरा पास पास में था, अब ऐसा हो चुका है, यानी कि सिर्फ क्रॉसओवर से अटैच्ड है। इसीलिए मैंने यहां पे ये कहा कि एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर जिसको हम कायस्मेटा कह रहे हैं वो हमें दिखाई देता है। जो मैंने यहाँ पे ये एक्स शेप का अब जो स्ट्रक्चर मुझे नजर आएगा, जो पहले नहीं नजर आ रहा था क्योंकि पहले वो उलझा हुआ था, अब वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कायस्मेटा विजिबल है। देन यहाँ पे नोट लगा के लिखेंगे, शुरुआत में आपको ये कही थी कि डिप्लोटीन जो है सबसे लंबा होता है मेरा प्रोफेज 1 में अगर एक वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो। मैंने कहा था कि रीजन आगे बताऊंगा। रीजन ये है कि इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स सेल इट गेट्स अरेस्टेड एट दिस स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है फॉर सेवरल ईयर्स। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि oocyte सबसे पहले क्या है, oocyte मेरे वो सेल्स हैं जिसमें मियोसिस होती है तो हमें ओवम मिलता है। यानी कि ये वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा है, स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात कर रहा है। तो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको देखना है तो आप ह्यूमन फीमेल्स में देख सकते हो। ह्यूमन फीमेल्स में हो ये रहा है कि oocyte में जब सेल डिवीजन चालू हो रही है तो वो मेरे डिप्लोटीन के स्टेज में जाके अरेस्ट हो जा रहा है। अब ये अरेस्ट होके यानी कि वहीं पर रुक जाएगा, डिवाइड नहीं कर रहा, और ये हालत कई टाइम लंबे टाइम तक रहता है, काफी महीनों तक या काफी सालों तक भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वर्टिब्रेट है, किसको आप स्टडी कर रहे हो। तो अगर एक लंबे टाइम तक ये डिप्लोटीन में अरेस्टेड है तो क्या मैं कह सकता हूं कि डिप्लोटीन सबसे लंबा फेज हो गया इसमें। और फिर जब भी किसी भी XYZ कारण की वजह से डिप्लोटीन यानी कि जो अरेस्ट हो रखा था सेल डिवीजन में रिज्यूम होगा जैसे ही, तो मैं फर्दर कहूंगा कि डिप्लोटीन के बाकी के स्टेजेस सब कैरी आउट हो रहे हैं और धीरे धीरे ऐसे करके जो वो सेल है डिवाइड हो जाएगा, मियोसिस कंप्लीट होगी। बट फिलहाल तो उस oocyte में वो डिप्लोटीन में अरेस्ट हो रखा है, जिसकी वजह से मैंने ये कहा कि डिप्लोटीन लॉन्गेस्ट फेज है मेरा किसके केस में, मेरे वर्टिब्रेट्स के केस में। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो अरेस्ट हो जाता है इसी वाले स्टेज में oocyte में। oocyte क्या है? वो सेल जो कि मियोसिस करके ओवम बना रहा होगा। देयरफॉर हमने डिप्लोटीन को कर लिया स्टडी। अब फटाफट एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें इन चीज़ों को जरा अच्छे से समझेंगे। साथ ही एक चीज़ जो बता दूं कि पिछले वाले डायग्राम में मैंने एज सच न्यूक्लियर एनवेलप या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस ड्रॉ नहीं किया था, वो चीज़ खुद इमेजिन कर लेना, वो चीज़ें सारी की सारी लाइक कर रही होंगी। क्लियरली विजिबल करवाना था तो एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम का पेयर बनाया था, इसके साथ साथ एक सिंगल पेयर बनाया था, बट बार बार बोल रहा हूँ ह्यूमन क्रोमोसोम, तो उसी तरह से टोटल 23 पेयर्स होंगे। ठीक है, एक पेयर के लिए हमने पूरी बातें करी थी, उसी तरह से टोटल 23 पेयर्स होंगे और उसके लिए हम सारी चीज़ों को कैरी आउट कर रहे होंगे। यहाँ पे एक और चीज़ जो डायग्राम बनाने से पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि क्रोमोसोम्स को हम पास पास लाई क्यों थे, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ तो होमोलोगस क्रोमोसोम को पेयर कराने का मकसद क्या था? हमने ये थोड़ी देर पहले कहा था कि माइटोसिस में पेयर नहीं करवाते इसलिए पढ़ाई नहीं करते वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम की, वेरएज मियोसिस में पेयर करवाना है इसलिए हम यहाँ पे इतनी बातें कर रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर पूछूं पेयर करवाना क्यों है, पेयर मुझे करवाना है क्योंकि मुझे क्रॉसिंग ओवर करवानी है, क्योंकि मुझे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवाना है, क्योंकि मुझे वेरिएशन क्रिएट करना है। तो रिकॉम्बिनेशन तो करवा दिया, पेयरिंग हमने सेकंड वाले फेज में जाइगोटिन में करवाई, पैकेटिन में जाके क्रॉसिंग ओवर भी करवा दिया। एंड पैकेटिन में जब क्रॉसिंग ओवर करवा रखा है तो डिप्लोटीन में उसको दूर दूर कर दो ना। तो एक रीजन आप ये भी इस तरह से याद कर सकते हो, इसको चाहे तुम पहले भी लिख सकते थे कि डिप्लोटीन में आप उसको अलग इसलिए कर रहे हो क्योंकि पैकेटिन में जो मेन मकसद था उसको पास लाने का वो पूरा हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर आपने करवा दिया है, जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल बना दिया उन सिस्टर क्रोमैटिड्स को। अब सिंपल सी बात है, जो मेन पर्पस फुलफिल हो गया उसको दूर दूर कर दो, और वही चीज हम डिप्लोटीन में कर रहे हैं कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व कर रहे हो और उन क्रोमोसोम्स को जो पहले पास पास थे अब उसको दूर दूर ला रहे हो। ये चीज मुझे माइटोसिस में नहीं करनी थी, माइटोसिस में वेरिएशन नहीं बनाना, इसीलिए होमोलोगस क्रोमोसोम को पेयर नहीं करवाना, इसीलिए वहां पे हमने होमोलोगस क्रोमोसोम की बात नहीं करी। बट इसका ये मतलब नहीं कि माइटोसिस में वो होते नहीं है, माइटोसिस में भी प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि वो पास पास आके पेयर नहीं हो रहे होते। अब हम फटाफट डायग्राम बनाते हैं और डिप्लोटीन के इस चीज को डायग्राम से समझते हैं। तो अब हम फटाफट देख लेते हैं कि यहाँ पे डायग्राम में हमने किया क्या। सबसे पहले मैंने लेप्टोटीन वाला क्रोमोसोम बनाया है। लेप्टोटीन में हमने क्या कहा था कि क्रोमेटिन फाइबर को कंडेंस हमने करना शुरू कर दिया था और एलोंगेटेड क्रोमोसोम मुझे मिल गए थे, तो ये रहा लेप्टोटीन। इसके बाद मैंने जाइगोटीन में ये कहा था कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के वजह से साइनेप्सिस हुई थी, जिसके वजह से सारे होमोलोगस क्रोमोसोम आके पेयर बना गए थे। तो ये देखो पेयर मुझे नजर आ रहा है, बीच में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मैंने जाइगोटीन में ड्रॉ कर दिया। इसके बाद आया पैकेटीन। पैकेटीन में मैंने ये कहा कि क्रॉसिंग ओवर अकर हो गया, जो कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से हुआ, मुझे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नजर आए, जो कि हमें यहाँ पे अगेन नजर आ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर बहुत सारे पॉइंट्स पे हो रखा है। अगेन यहाँ पे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अभी भी इंटैक्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मुझे ये पूरा स्ट्रक्चर पैकेटीन में अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो एक साथ नजर आएगा, वो दूर दूर नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ऑलमोस्ट उलझा हुआ ही नजर आएगा। इसीलिए पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर विजिबल नहीं होगी। अब डिप्लोटीन में जैसे ही साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुआ, ये दोनों क्रोमोसोम दूर दूर चले गए। पहले इस जगह पे भी ये पास था, अब दूर चला गया। तो अब चिपका हुआ वो कौन से पॉइंट से है? सिर्फ उस पॉइंट पे जहां पे क्रॉसओवर हुआ था, सिर्फ उसी पॉइंट से वो अब चिपका हुआ है।
इसीलिए मुझे एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे तो मैंने इसको 2-3 जगह से क्रॉस ओवर करवाया। अगर एक सिंपल सा आप ड्रॉ करते हो, उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हो, अगर आप ये वाला और उसको ऐसे ड्रॉ करते हो, तो हमें एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो उस एक्स स्ट्रक्चर को हमने कायस्माटा का नाम दिया, और अब ये कायस्माटा मुझे डिप्लोटीन में विजिबल है। आप चाहो तो सिर्फ इस स्कीमेटिक डायग्राम से अभी तक जितना पढ़ा है सारा का सारा आप रिवाइज कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि बहुत ज़्यादा डेटा बता दिया तो दिक्कत वाली बात है। इतने से ही हम कर सकते हैं। लेप्टोटीन में हमने देख लिया कि एलोंगेटेड क्रोमोसोम है, जाइगोटीन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, बाइवेलेंट यहाँ पे है, टेट्राइड की बातें हमने यहाँ पे करी थी, पैकेटीन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इंटैक्ट है, हमने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की बात करी, रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, इन सारी चीज़ों की हमने बात करी। डिप्लोटीन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स गायब करवा दो और उसके बाद कायस्माटा अपीयर करवा दो, या जिसको हम एक्स शेप स्ट्रक्चर कह रहे हैं, यानी कि ये दूर दूर चला गया, सिर्फ इस पॉइंट से ये पास में चिपका हुआ है। इसके बाद अब हमें लास्ट स्टेप यानी कि डाइकाइनेसिस करवाना है। और अब एक चीज़ बड़े ही ध्यान से समझो, हम ये LZPDD, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सब किसके फेजेस है? प्रोफेज 1 के हैं ये सारे के सारे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि शुरुआत में यानी कि लेप्टोटीन में क्या क्या किया था? मैंने एलोंगेटेड क्रोमोसोम बनाए थे और मैंने कहा था कि जो सेंट्रोसोम है वो मेरे ऑपोजिट पोल में मूव करना शुरू कर जाएंगे। अब प्रोफेज में कुछ और भी चेंजेस थे जो हम पीछे माइटोसिस में हम पढ़ के आए थे, जैसे कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोलस को डिसअपियर करवाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर करवाना, ER, गोल्जी बॉडी, इन सबको डिसअपियर करवाना। अभी तक तो करवाया नहीं, ठीक है, अभी तक तो कहीं पे भी नहीं बोला। तो यानी कि अगर आप इस स्टेज में भी एक सेल ड्रॉ करोगे तो उसमें भी आप न्यूक्लियोलस बनाओगे, उसमें भी आप सारे सेल ऑर्गेनल्स बनाओगे, माइटोटिक स्पिंडल उसमें भी नहीं बनेगा, न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा, इस तरह से चीज़ें होंगी। अब जो लास्ट स्टेप है उसमें जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं वो आप कैरी आउट करवा दो। सिंपल सी बात है। यानी कि मैं अभी से कह सकता हूं कि डाइकाइनेसिस में हम क्या क्या करवाएंगे। डाइकाइनेसिस में हम सबसे पहले क्या करवाएंगे, हम मेरे न्यूक्लियोलस को गायब करवाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप को हम गायब करवाएंगे, ER, गोल्जी बॉडी, ये सबका सब डाइकाइनेसिस में गायब हो जाएगा। सिमिलरली हम कहेंगे कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन डाइकाइनेसिस में कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली आप इतना समझो कि जितनी भी बची कुछ चीज़ हैं सबको आप किस में करवा रहे हो? डाइकाइनेसिस में करवा रहे हो। तो फटाफट जरा हम डाइकाइनेसिस को नोट डाउन करते हैं और उसके बाद प्रोफेज 1 को फटाफट खत्म करते हैं। तो अब लास्ट फेज जो है हमारे पास प्रोफेज 1 का, वो है हमारा डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में सबसे पहले हमने ये कहा कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा अकर, दैट इज द कायस्माटा शिफ्ट टुवर्ड्स द एंड। यानी कि अगर आप देखो हमने पिछले स्टेप में डाइकाइनेसिस में कुछ ऐसा सा हमारे पास सीन था, यानी कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हमने गायब कर दिया था और हमें सिर्फ इस पॉइंट पे अटैचमेंट यानी कि एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर यानी कि कायस्माटा नजर आ रहा था। ये कायस्माटा था मेरे पास। इस वाले स्टेज में टर्मिनलाइजेशन होगी, यानी कि ये उसके टिप की तरफ मूव करेगा। यानी कि आप क्या ऐसा इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा डिप्लोटीन है तो मैं डाइकाइनेसिस के लिए कुछ इस तरह से चीजें करवा रहा हूं। यानी कि टर्मिनलाइजेशन मतलब क्या, कायस्माटा टिप पे कब मूव करेगा? जब मेरे ये दोनों क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम, और ज्यादा दूर जाएंगे। और यही तो आपको कहा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम को पास क्यों लेके आए, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर करवानी थी। एक बार क्रॉसिंग ओवर करवा दी पैकेटीन में तो अब जितना दूर लेके जाओ उतना अच्छा दूर लेते जाते जाओ। हमने नेक्स्ट स्टेज में डिप्लोटीन में लाते ही साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स को गायब कर दिया, तो पहले जो ऐसे था पैकेटीन में हमने उसको ऐसा कर दिया, और अब डाइकाइनेसिस में लाके जो अब पहले ऐसा था मेरे पास मेरे डिप्लोटीन में, हम उसको और दूर लेके जा रहे हैं। तो अब क्या है कि वो सिर्फ उसकी टिप से अटैच्ड है, यानी कि जो कायस्माटा पहले यहां प्रेजेंट था अब वो कायस्माटा टिप में आ गया है, उसकी टर्मिनलाइजेशन हो गई है। अब लास्ट में जो बचे कुछ स्टेप्स हैं उसको फटाफट कैरी आउट कर दो। सबसे पहले हम कहेंगे कि क्रोमोसोम्स ये फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे मेरे डाइकाइनेसिस में आके। इसको स्टार लगा के लिखेंगे रीजन। माइटोसिस में हमने ये कहा था कि मेटाफेज के शुरुआत में क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस होते हैं, बट यहां पे हम ये कह रहे हैं कि डाइकाइनेसिस के एंड होते होते ही मेरे पास क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं। मुझे मेटाफेज 1 के वेट करने की नीड नहीं है। इसी स्टेज में आते आते क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस। तो ये एक डिफरेंस आपको नजर आया माइटोसिस और मियोसिस में, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। फिर न्यूक्लियर एनवेलप को गायब करवाओ, कॉमन वाला अपना जो पढ़ना है हमने। उसके बाद मियोटिक स्पिंडल बना दो। अब न्यूक्लियर एनवेलप अगर नहीं रहा तो मियोटिक स्पिंडल बनाओ, और उसके बाद स्पिंडल से सारे सेंट्रोमियर्स को अटैच करवा दो, जाके पीछे हम पढ़ के आए माइटोसिस में यही तो चीजें करवाई थी। और लास्ट में हम एक और कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियोलस, इन सबको गायब करवा दो। तो अगर न्यूक्लियोलस यहां आपने गायब करवा दिया यानी कि अब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। ये चीज माइटोसिस में पढ़ा रखा है, वहां से रिवाइज करेंगे। न्यूक्लियोलस गायब यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस अब नहीं होगी, और इसी के साथ मेरा डाइकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा।
यानी कि प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल से दैट नाउ वी विल मूव ट्रांजिएंटली टू द नेक्स्ट फेज विच इज मेटाफेज 1। अब कुछ बातें सुनो। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो इस पार्ट से आता है मेरे एग्जाम्स में, PYQ उठा के देखना, आपको सबसे कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा MCQ में। आपको वो मैच द फॉलोइंग दे देता है, पांचों आपको फेजेस दे देगा, LZPDD दे देगा, लिप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। राइट साइड में वो आपको चेंजेस होता हुआ दिखा देगा और बोलेगा मैच करो। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका, सबसे पहला कि अगर तो आपको याद हो जाता है एज इट इज सारे फेजेस में कहाँ क्या हो रहा है विदाउट एनी ट्रिक, बिना किसी असिस्टेंस के याद हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको किसी ट्रिक वगैरह की नीड नहीं है। बट वो बच्चे जो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं या उनको याद नहीं हो रहा आसानी से, उनके लिए मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप बस इतना समझो, किसी एक फेज को लो और उसमें होने वाले चेंज को याद कर लो। प्रिफरेबली हम ये करेंगे कि वो जो फेज हम उठाएंगे यहाँ पे याद करने के लिए, हम प्रिफर ये करेंगे कि वो बीच वाला फेज हो। तो हम यहाँ पे पैकेटीन को याद करके चल रहे हैं, प्रॉपर्ली फॉलो करना जो मैं बता रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे किया क्या, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखूंगा कि पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। अब अगर आपको पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर याद है तो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि जो ज़ाइगोटीन है वहां पे सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ आके पेयर बनाएंगे, तभी तो पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर करवाओगे। तो आपने क्या किया, सिर्फ पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर याद रखा, बाकी कॉमन सेंस से अप्लाई कर दिया। कॉमन सेंस यही कहता है कि अगर आप पैकेटीन में उन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉस ओवर करवा रहे हो तो पिछले वाले स्टेप में तो आके पास पास लाओगे ना, होमोलोगस क्रोमोसोम बनाओगे। और यही तो अपने पढ़ा कि ज़ाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं, पेयरिंग होता है, साइनेप्सिस होती है, तो ये आप मैच द फॉलोइंग में मार्क कर दोगे। अगर ज़ाइगोटिन में साइनेप्सिस हो रही है तो हमारे पास लिप्टोटिन में मैं बोल दूंगा कि जो क्रोमोसोम्स है उनका बेसिकली फॉर्मेशन हो रहा होता है, एलोंगेटेड क्रोमोसोम मुझे बन रहे होते हैं। इसी तरह से अगर मुझे वो ये पूछता है कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व कब होता है या फिर कायस्माटा कब बनता है, अगर आपको ये याद है कि पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो गया तो अभी तो पता है कि एक बार क्रॉस ओवर करवा लिया तो सब्सिक्वेंट स्टेजेस में इसको दूर दूर करवा दो, तो आप खुद ही बता दोगे कि जो नेक्स्ट स्टेज है मेरे पास डिप्लोटीन, वहां पे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व और उसके बाद हम उसको दूर करवा रहे हैं, कायस्माटा बना रहे हैं। और लास्ट स्टेज में जो मेरे पास डाइकाइनेसिस है, डाइकाइनेसिस में हम टर्मिनलाइजेशन करवा रहे हैं। तो हमने कीवर्ड्स याद किए, लिप्टोटीन में एलोंगेटेड क्रोमोसोम बनना, ज़ाइगोटीन में साइनेप्सिस बाइवेलेंट टेट्राड, नेक्स्ट स्टेज मेरा पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर, नेक्स्ट स्टेज डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में मेरा कायस्माटा और टर्मिनलाइजेशन लास्ट स्टेज में यानी कि डाइकाइनेसिस में हो रहा है। एक चीज और सोचने वाली बात यह है कि जनरली बच्चे इस चीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं करते। मतलब अगर मैं आपको ये पूछूं कि कायस्माटा कब बनता है, ऑप्शन में लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन सारे पांचों फेजेस दे दूं, तो कॉमन ज्यादातर केसेस में ये है कि कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे कि लेप्टोटीन या ज़ाइगोटीन, आप पहले इसको छांट दोगे कि इसमें नहीं बनता होगा, आप हद से हद आप पैकेटिंग भी हटा दोगे। बट कायस्माटा कब बनता है आप कुछ डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस में कंफ्यूज कर रहे होगे। जनरली ये हो रहा होता है कि हम एक दो ऑप्शंस में कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसको याद रखने के लिए बस यही तरीका बताया आपको कि एक स्टेज याद करो, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर, बाकी सारा अकॉर्डिंगली मार्क कर दो। आपको चाहे MCQ में मैच द फॉलोइंग दे दे या फिर वो सिंपल MCQ दे दे, आप उसको हमेशा करके आओगे। बस ये एक तरीका याद रखना कि पैकेटीन में करवाई हमने क्रॉसिंग ओवर। इसी के साथ प्रोफेज 1 मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टेलोफेज 1 है। प्रोफेज 1 के एंड में हमारे पास क्या सीन है कि ये सारी चीजें गायब करवा दी है, मियोटिक स्पिंडल बना दिया है, अटैच कर दिया सेंट्रोमियर से हमने क्रोमोसोम्स के, साथ ही न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह गायब हो चुका है, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस। तो जाहिर सी बात है कि मेटाफेज 1 में वो सारे क्रोमोसोम्स आके मेटाफेज प्लेट पे लाई करेंगे, क्योंकि पीछे मेटाफेज में ही तो पढ़ा था कि मेटाफेज प्लेट बनता है। तो मेटाफेज 1 में भी मेटाफेज प्लेट बनेगा। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो दूर दूर जाएंगे, आपस में सेपरेट हो जाएंगे, पोल्स की तरफ मूव करेंगे। वेरएज टेलोफेज 1 में सब्सिक्वेंटली चेंजेस हो रही होंगी, जैसा हम पीछे टेलोफेज माइटोसिस के पढ़ के आए थे उसी तरह से चेंजेस हो रही होंगी। अब इरादा तो मेरा यही था कि मैं इस एक वीडियो में पूरा मियोसिस 1 पढ़ा दूं, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। ये चीज़ मैंने नोटिस कर लिया है और फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो एक बार में देखने का मन भी नहीं करता। तो हम आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। हमने लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस को डिटेल में पढ़ा। अब मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी मियोसिस 2 बिल्कुल चुटकी से हो जाएगा, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस को कंप्लीट कर लेंगे। मैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस तक सारा पढ़ा दूंगा, साथ ही कुछ चीजें बाकी हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा टॉपिक है। इसी के साथ मैंने सोचा ये है फिलहाल कि सारे एक्स्ट्रा टॉपिक को क्लब करूंगा, एंड में एक वीडियो बनाऊंगा, सारे एक्स्ट्रा टॉपिक हम उसी में डिस्कस कर लेंगे। सो उस चीज को हम लास्ट के लिए रख लेते हैं ताकि एनसीईआरटी पहले डिस्कस कर ले और फिर एक वीडियो लास्ट में सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स डिस्कस कर ले। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बड़ा वाला लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ऑल पे कर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि कब वीडियोस आ रहे हैं।
क्योंकि जनरली नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट ऑल पे नहीं रहता, तो उसको ऑल पे कर देना नोटिफिकेशन को। और साथ ही वीडियो को कर देना शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि आप सबके साथ साथ प्लस अल्ट्रा बायोलॉजी का भी भला कर पाओ। तब तक के लिए धुएंधार नोट्स बनाओ, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, अच्छी तरीके से रिवीजन करो, एनसीईआरटी को पढ़ो और पीवाईक्यूज लगाओ जितने से जितने हो सके। सो सी या, टेक केयर, बाय बाय।